सो हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम एवरीबॉडी टू द फ्यूचर टॉपर्स आईएएस पीसीएस गाइस। ये वाला जो सेशन है ये पार्ट 2 है। ठीक है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का। पहले वाले सेशन में अपन ने जो सोशियो कल्चरल रिफॉर्म मूवमेंट्स हैं वहाँ तक अपन ने किया था। देखिए, मैंने सोशियो कल्चरल रिफॉर्म मूवमेंट्स में इतना डिटेल में मैं नहीं गया हूँ, ना ही मैं जाने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसा है ना कि अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पीरियड पे जो चीज़ें आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसी चीज़ के ऊपर अपने फोकस कर रहे हैं। एग्जामिनेशन जो है ना मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में से मैक्सिमम सवाल कहाँ से पूछती है? मैक्सिमम सवाल वो पूछती है इंडियन नेशनल मूवमेंट में, दैट इज पॉलिटिकल जो एसोसिएशंस बने थे, देन आईएनसी हो गया, देन जो गांधीयन मूवमेंट्स हो गए वो हो गए, देन एडवेंट ऑफ यूरोपियंस हो गए, एंड देन फिर इसके बाद वो पूछती है तो वो क्या बोलते हैं, सोशियो कल्चरल रिफॉर्म मूवमेंट्स, एंड देन फिर रिवोल्ट ऑफ 1857। क्योंकि ये दोनों टॉपिक जो है ना, सोशियो कल्चरल रिफॉर्म मूवमेंट्स, ये फैक्चुअल टॉपिक होते हैं जिसके अंदर से वो सवाल पूछने का प्रयास करते हैं। बट फैक्चुअल के अलावा व्हाट आई वुड लाइक टू ऐड वन अनदर थिंग इज दैट, क्योंकि हर एक को पता है, इवन द एग्जामिनेशन नोज, कि एक बच्चा जो है, एक विद्यार्थी जो है, वो ये सब चीज़ें पढ़ेगा कि भाई किसने कौन सा चालू किया था। तो ये जो है ना, ये सब चीज़ें बहुत कॉमन हो गई है। अब कॉमन चीज़ें वो पूछ सकता है एग्जामिनेशन, अगर उसे आपका पेपर इजी बनाना है तो आपको ये तो पढ़ना ही है। बट इसके साथ साथ आपको क्या पढ़ना है? इसके साथ साथ आपको पढ़ना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिफॉर्म मूवमेंट्स, मतलब उसके पॉजिटिव्स क्या थे और उसके नेगेटिव्स क्या थे। क्योंकि आपसे ये चीज़ पूछा जा सकता है कि भाई नीचे में से कौन सा पॉजिटिव है या नेगेटिव है, आंसर चुन के बताओ, ऐसा करके। ऑलराइट, सो दिस इज वन थिंग जो मेरे को लग रहा है कि आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा व्हाट आई बिलीव इज कि जब अपने इंडियन नेशनल मूवमेंट की बात करेंगे ना, तो इंडियन नेशनल मूवमेंट में आप क्या देखें कि जो यहाँ से, दैट इज पेज नंबर 3 ऑफ मॉडर्न टाइमलाइन पार्ट 2, ठीक है, मॉडर्न टाइमलाइन पार्ट 2 पेज नंबर 3, यहाँ से आप लोगों का फिर ये वाला जो पेज है ना, पेज नंबर 13, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। क्योंकि यहीं से आप मानोगे नहीं कि मैक्सिमम लेवल ऑफ, कम से कम अगर मैं इंडिया लेवल के एग्जामिनेशन की बात करूं ना, कम से कम 90 से 100 सवाल इधर से ही आपको पूछे गए हैं। 90 से 100 सवाल यही एक पेज में से। कैसे पूछे गए? क्रोनोलॉजी के लेवल पे, कौन सा पहले आया, कौन सा बाद में आया, किसको किसने बनाया, कब आया, कौन से व्यक्ति एसोसिएटेड थे, वही। और वो सब चीज़ें यहाँ पर मैंने लिखी हुई है। जैसे इंडिया लीग हो गया, किसने बनाया, कहाँ पे बना, कौन लोग थे, कब बना, किसके बाद बना, किसके पहले बना। तो इस हिसाब से आपके है ना यहाँ पे सवाल जो है वो बनेंगे, और आपको वही चीज़ें क्या करनी है, यहाँ पे ध्यान देनी है। तो पेज नंबर 13 आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। पेज नंबर 13 ले लीजिए, पेज नंबर 14 ले लीजिए। हाँ, पेज नंबर 13, पेज नंबर 14। बाकी पेज नंबर 15 से जो है ना, दैट इज स्वदेशी मूवमेंट से आप लोगों के लिए ये जो माइंड मैप बनाया गया था ना, वही है, ठीक है, कंटेक्स्ट वही है। ओके, नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ द रिवोल्ट, सबसे पहले तो रिवोल्ट ऑफ 1857 की बात करते हैं। देखिए, जब भी रिवोल्ट ऑफ 1857 की बात करें अपने, तो रिवोल्ट ऑफ 1857 में अगर मैं यहीं पे आपको एक नए पेज के ऊपर बताने का प्रयास करूं, तो यहाँ पे अपने ले लेते हैं इसको। तो रिवोल्ट जो 1857 का रिवोल्ट है, ठीक है, अब इसको दो नामों से जाना जाता है। एक हो गया नॉर्मल सिपॉय म्यूटिनी, ठीक है, और दूसरा हो गया फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अब ये नाम किसने दिए हैं, सिपॉय म्यूटिनी एंड फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस? सिपॉय म्यूटिनी जो दिया था वो जॉन सीली ने दिया था, ठीक है, वेर एज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वीर दामोदर सावरकर ने दिया था। अब यहाँ पर सिपॉय म्यूटिनी जो दिया जा रहा है, सिपॉय मतलब क्या? सिपॉय मतलब, जो इसका लिटरल ट्रांसलेशन आपसे पूछ लिया जाएगा, दैट इज पेजेंट इन यूनिफॉर्म, ठीक है, सिपॉय मतलब पेजेंट इन यूनिफॉर्म। जो लोग ब्रिटिश आर्मी के अंदर भी काम करते थे और छुट्टियों में आके खेती खेती भी करते थे, ठीक है, और आर्मी के जैसे भी काम करते थे। ऑलराइट, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वीर सावरकर ने नाम दिया था। अब ये जो सिपाही म्यूटिनी है या रिवोल्ट ऑफ 1857 है, अपन जनरली इसको रिवोल्ट ऑफ 1857 गिनेंगे, ठीक है। ये रिवोल्ट ऑफ 1857 के शुरू होने के दो चीज़ें होती है, एक होता है जनरल कॉजेस, ठीक है, एक होता है जनरल कॉजेस, दूसरा होता है द इमीडिएट कॉज। अब दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर समझना अब यहाँ पे आप, कि जब मैं यहाँ पे रिवोल्ट ऑफ 1857 की बात कर रहा हूँ कि भाई
अब जाहिर सी बात है, रिवोल्ट ऑफ 1857 के बारे में ये चीज़ कहा जाता है कि ये एक ऐसा विद्रोह था जिसके अंदर इतनी ताकत थी कि उसने अंग्रेज़ों को यहाँ से खदेड़ने का पूर्ण रूप से इंतज़ाम कर लिया था। मतलब अंग्रेज़ भाई भागने ही वाले थे, इस हिसाब से ये चीज़ कहा गया था। ठीक है, अंग्रेज जो है यहाँ से भागने ही वाले थे, मतलब ये कहा गया था। मतलब इतना बड़ा विद्रोह था ये। तो अब ये अचानक से तो एक रात में इन लोगों ने सोचा नहीं होगा ना विद्रोहियों ने कि भाई हमें विद्रोह करना है, अंग्रेजों को हटाना। एक रात में हुआ होगा क्या? बिल्कुल नहीं, जाहिर सी बात है। तो शायद इसके पीछे कुछ कारण होंगे ना, क्योंकि इतिहास की जब भी अपने बात करते हैं तो हर एक इफेक्ट का एक कॉज होता है ना, कॉज के बाद ही तो इफेक्ट होता है, और यही इसके बाद ही तो एक और इफेक्ट होगा, यही इफेक्ट कॉज बन सकता है दूसरे इफेक्ट का। यही तो है इतिहास। तो अगर 1857 का विद्रोह हुआ तो जाहिर से पहले इसके पहले कॉज होगा ना। तो ये इतना बड़ा विद्रोह था कि उसके कॉजेज को अपने दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, जनरल कॉजेज एंड इमीडिएट कॉज। इमीडिएट कॉज आप सबको पता है कि क्या होता है इमीडिएट कॉज, कि जो एनफील्ड राइफल था, मतलब अंग्रेजों ने एक एनफील्ड राइफल को इंट्रोड्यूस किया था जिसके तहत ये कहा गया था कि एक पेपर था, उस पेपर के अंदर कारतूस था, वो पेपर को दांत से बाइट करना था और फिर कारतूस को डाल के राइफल के अंदर लोड करके फिर फायर करना था। अब ये जो काटने वाला सिस्टम था, वो पेपर जो था ना, वो स्वयं एक बात कही जा रही थी कि वो पिग एंड बीफ, गाय के मांस से बनाया गया था, जिसकी वजह से हिंदू और मुसलमान दोनों के ही धार्मिक निष्ठा के ऊपर सवाल उठे, जिसके वजह से इंडियंस ने उसके विरोध में जो है चीजें करी। दिस वाज द फर्स्ट थिंग। अब ये तो था इमीडिएट कॉजेस, लेकिन इसके पहले जो अंग्रेजों ने, ठीक है, जो अंग्रेजों ने भारत के ऊपर अपना कब्जा जमाया था, ठीक है, बैटल ऑफ बक्सर के बाद जो अंग्रेज धीरे धीरे करके अलग अलग जंग लड़के अंग्रेजों ने भारत के अन्य हिस्सों पे कब्जा जमाया, वो कब्जा जमाते टाइम अंग्रेजों ने ऐसे नियम कानून लाए जिससे उनका पावर वहां पे कंसोलिडेट हो जाए। और वो जो स्टेप्स अंग्रेजों ने लिए थे अपने पावर को भारत में बढ़ाने के लिए, वो पॉलिटिकल स्टेप्स हो या इकोनॉमिक स्टेप्स हो या सोशल स्टेप्स हो, ये सब आपको क्या लगता है, क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट किया होगा क्या इंडिया पे? बिल्कुल नहीं, नेगेटिव इम्पैक्ट ही था। तो इन सब स्टेप्स की वजह से इंडियंस के दिल में अंग्रेजों के खिलाफ हेट्रेड पैदा हो गई थी। तो 1760 के ही दशक से ये जब स्टेप्स अंग्रेज ले रहे थे, 1850 के दशक तक वो गुस्सा अंदर था। और फाइनली जब ये एनफील्ड राइफल वाला मसला हुआ, वो गुस्सा जो था ना वो फट गया, और वो फट गया तो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किया गया। अब जब ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हो रहा है, यहां पर आपको वही चीज दिखेगा कि इसके जनरल कॉजेज क्या हैं, ठीक है, इसके इकोनॉमिक कॉजेज थे। अब आपसे वही चीज पूछा जाएगा, देखिए जनरली अगर परीक्षा आपसे पूछ रही है कि भाई नीचे फॉलोइंग में से, अब इस ये टॉपिक को एग्जॉस्ट कर लिया गया है, ठीक है, हाउएवर अगर पूछ लिया जाएगा तो ऐसे नॉमिनल लेवल पे पूछा जाएगा कि भाई क्या है ये। अब यही, ये जो पूरा टॉपिक है ना, ये यहाँ पे अपन ने दिया भी हुआ है, ठीक है, दैट इज गोइंग टू बी द थीम्स, ठीक है, दैट इज रिवोल्ट ऑफ 1857 में अगर आप देखेंगे तो रिवोल्ट ऑफ 1857 में देखो, द रिवोल्ट ऑफ 1857 ये है। अब इसके ऊपर जो इन लोगों ने एग्जामिनेशन के अंदर जो सवाल पूछे हैं ना, अगर आप देखेंगे तो लगभग इसके अंदर कितने सवाल पूछे गए हैं, 20-21 सवाल पूछे गए हैं, ठीक है, बहुत अलग अलग वेरिएशंस में। सो बहुत बेसिक सवाल है, जैसे यूपीपीसीएस मेंस में ये पुराने लेवल पे अगर अपने देखें तो ये चीज पूछा गया था, भाई किसने फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नाम दिया? अभी देखा, वीर दामोदर सावरकर ने। तो अब यहाँ पर भी मैंने एडिशन किया हुआ है कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर ट्रैप्स पूछे जा सकते हैं कैसे लेवल पे, और एंड में यहाँ पर इस तरीके का एक नोट भी दिया हुआ है, ठीक है। तो आप जो है ना, या तो आप ये पढ़ सकते हो नोट्स के अंदर कि क्या कारण हो सकते हैं, और जब भी अगर एग्जाम आपसे ये पूछे कि भाई नीचे में से क्या कारण होंगे, तो जो भी आपको नकारात्मक चीज़ लगेगी ना उसमें, वो उसका कारण होगा। क्योंकि अंग्रेजों के टाइम पीरियड पे जो आपका एग्जामिनेशन बॉडी है ना, वो आपसे सकारात्मक चीज नहीं पूछेगा, पॉजिटिव चीज नहीं पूछेगा, वो आपसे डेफिनेटली नेगेटिव चीज ही पूछेगा, ठीक है। तो सवाल को ढंग से पढ़ के उस चीज का उत्तर दे सकते हैं। तो इकोनॉमिक कॉजेज में नकारात्मकताएं थी, सोशल कॉजेज में नकारात्मकताएं थी, पॉलिटिकल रिलीजियस लेवल पे अंग्रेजों ने हमारे ऊपर नेगेटिव चीजें करें। एंड देन फिर उसके बाद इमीडिएट कॉज आया, दैट इज नोन एज दी पर्टिकुलर द एनफील्ड राइफल वाला मसला। अब ये जो, अब यहाँ से चीजें फिर शुरू होती है। अब ये जो विरोध है,
ये विरोध को शुरुआत किसने करी? जब मंगल पांडे साहब जो 37th नेटिव इन्फेंट्री को बिलोंग कर रहे थे, यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो मंगल पांडे हैं, ठीक है, जब अपने मंगल पांडे की बात कर रहे हैं, तो जब वो मतलब मंगल पांडे का जब डेथ हुआ, ऑलराइट, सो मंगल पांडे के हैंगिंग के बाद क्या होता है कि बहुत से लोगों ने एनफील्ड राइफल यूज़ करने से मना कर दिया। तो जब लोगों ने एनफील्ड राइफल यूज़ करने से मना कर दिया 24 अप्रैल को, 90 लोगों ने मना किया था, कहाँ से? थर्ड नेटिव इन्फेंट्री से, ठीक है, एनफील्ड राइफल को यूज़ करने से। तो इन 90 लोगों में से 85 लोगों को क्या किया गया? डिसमिस करके 10 साल के इम्प्रिजनमेंट में डाल दिया 9 मई को। और यही चीज़ ने वो जो दूसरे सिपाही थे उनको ही दिल में गुस्सा भर दिया। एंड 10 मई को इन सिपाहियों ने क्या किया? इस जेल के ऊपर हमला करके अंग्रेजी अफसरों को मार के अपने इन साथियों को छुड़ा लिया। छुड़ाने के बाद जब ये बाहर निकले, इन्होंने सोचा अब हम क्या करें, तो इन लोगों ने डिसाइड किया कि ये दिल्ली जाएंगे। दिल्ली में उस टाइम पे जो बहादुर शाह जफर जो मुगल एम्परर थे, ऑल्दो उनके पास पावर नहीं था लेकिन अभी भी उनका नाम था, तो इन लोगों ने सोचा कि दिल्ली जाएंगे। और तब तक जो ये चीज़ थी ना, ये आग के जैसा फैल गई। ये पूर्ण रूप से आग के जैसा फैल गई। कहाँ पर? नॉर्थ इंडिया के अंदर। और नॉर्थ इंडिया में अलग अलग जगहों पे अलग अलग लोग जो है ना, वो उठने लग गए इस चीज़ का। इस चीज़ को उन लोगों ने अब एक मुहिम के जैसे बना लिया कि जो अंग्रेज़ों के खिलाफ हमें अब कदम उठाने हैं, ठीक है, तो वो अभी उठाने हैं। तो यहाँ से क्या हो गया कि जैसे मीरठ से ये लोग जब दिल्ली जा रहे थे सिपाही, सो दिल्ली के अंदर भी जो सिपाही थे ना, उन लोगों ने अंग्रेज़ों को मार के वहाँ पर अपना जो है कंट्रोल उठाना शुरू कर दिया कंटोनमेंट वगैरह में, ठीक है। लखनऊ के अंदर जो एक महिला थी, दैट इज़ शी वॉज द क्वीन ऑफ द नवाब उस एरिया के अंदर, दैट इज़ बेगम हज़रत महल, ठीक है। उनसे क्या किया गया था? उनसे उनका राज्य छीन लिया गया था। तो उन्होंने क्या किया? लखनऊ के अंदर अपने साथियों को इकट्ठा करके जो लखनऊ में जो अंग्रेजी सिपाही थे, कंटोनमेंट था, उसको हटाने का प्रयास करके अपने बेटे दैट इज बिरजिस कदर को उन्होंने अपने सिंहासन पे बिठाने का प्रयास किया। वैसे ही अगर आप देखेंगे तो कानपुर वाले एरिया के इधर, कानपुर में आप देखेंगे तो जो नाना साहेब थे ना, दैट इज बाजीराव टू को भेज दिया गया था टू बिठूर। तो बाजीराव टू के जो बेटे थे नाना साहेब, उन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए कानपुर के अंदर जो अंग्रेजी लोग थे ना, उनको खदेड़ने का प्रयास किया। और यहाँ पर उन्होंने खुद को वहाँ का मेन रूलर घोषित कर दिया अंडर। यहाँ पे ये नहीं था कि इन्होंने मुगल एम्परर बहादुर शाह को नज़रअंदाज किया, इन्होंने बोला मुगल एम्परर बहादुर शाह हैं। तो कानपुर के अंदर ये व्यक्ति उठ के आ गए, नाना साहेब। वैसे ही झांसी के अंदर रानी लक्ष्मीबाई उठ के आ गई। आपको याद रहेगा कि उन्होंने कहा था कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। तो ये वाला यहाँ पे हो गए, ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई। वैसे ही अलग अलग जगहों पे, दैट इज आरा के अंदर देर वॉज वन अनदर पर्सन जिसको कहा जाता है कुंवर सेन, ठीक है, दैट इज अ वेरी बिग जमींदार। तो मेजरली अगर आप देखेंगे तो ये जो एरिया था ना, सेंटर, ये जो सेंटर ऑफ रिवोल्ट है, ये कहाँ पर था? नॉर्थ इंडिया के अंदर ही था। मेजर लेवल पे जो एरियाज थे ना, ये लोग अनअफेक्टेड थे। आपसे अब सवाल क्या बनाएंगे? सवाल बनाएंगे कि भाई फॉलोइंग लोगों में से कौन से लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। वहाँ पे बोल देंगे सिख हो गए, राजपूत हो गए, इन लोगों ने पार्टिसिपेट किया क्या? बिल्कुल नहीं। पार्टिसिपेट किसने किया? इन्हीं लोगों ने किया। ये पहले प्रकार का सवाल है। इसके अलावा बोल देंगे कि भाई लखनऊ, कानपुर, झांसी, ठीक है, एंड आरा, और यहाँ पे अलग अलग नाम दे देंगे। बोल देंगे भाई कौन से लोगों ने कौन से एरिया के अंदर रिवोल्ट किया था। तो ये आपसे पूछ लेंगे दूसरा वेरिएंट। तीसरा वेरिएंट ये है कि जब विरोध हुआ है, जब विद्रोह हुआ है, तो क्या अंग्रेज शांत बैठेंगे क्या? बिल्कुल नहीं। अंग्रेजों ने अपने अलग अलग अफसर को भेजे ताकि इन एरियाज के अंदर विद्रोह जो है नीचे आ सके। तो अंग्रेजों ने किसको किसको भेजा, वो एक मेजर पॉइंट यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो अंग्रेजों ने यहाँ पर, अब मैंने इसको यहाँ पर भी लिखा हुआ है, ठीक है, ये देखिए दिल्ली के अंदर का और किसको किसको भेजा गया। तो ये चीज़ आपसे पूछी जा सकती है कि भाई किसको अंग्रेजों ने भेजा। दैट इज दिल्ली के अंदर कौन कौन अंग्रेजी अफसर थे? ये लोग थे। कानपुर के अंदर कौन थे? लखनऊ के अंदर, झांसी के अंदर, बनारस के अंदर। तो ये मैच द फॉलोइंग में आपसे पूछ लिया जाएगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि फैज़ाबाद में कौन था, आरा में कौन था? कुंवर सिंह, देन झांसी में, देन लखनऊ में, देन कानपुर में। ये सिंपल सिंपल चीज़ है, ठीक है। देन दिल्ली के अंदर बहादुर शाह, जनरल भक्त खान के ऊपर सवाल आपसे पूछ लिया जाएगा, ठीक है। सो ये एक पॉइंट है। और एक और वेरिएंट जो मेरे को लगता है सवाल बन सकता है, वो होगा कि हिंदूज एंड मुस्लिम्स के कंटेक्स्ट में, दैट इज
जो अजीमुल्ला है वो किससे एसोसिएटेड थे? बाजीराव से। देन झांसी, दैट इज झांसी, रानी लक्ष्मीबाई से एसोसिएटेड कौन थे? अफगान ट्रूप्स। तो ये चीज आपसे पूछ लिया जाएगा, और इसका जो ब्रीफ नोट है ना, मैंने यहाँ पे दिया ही हुआ है, ठीक है। ईयर आई हैव ऑलरेडी गिवन इट टू यू। ओके, सो यहाँ पर आप देखिए अजीमुल्ला, ऑलराइट। देन ये यही पॉइंट्स पे आपसे क्या कर लेंगे, सवाल जनरली ये लोग बना लेंगे। ओके, सो दिस इज दे। अब बाकी तो ठीक है, वीकनेस ऑफ द रिवोल्ट क्यों, क्या था एंड ऑल दैट, एंड देन फिर एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद क्या चीज़ें बदलाव हुई, इसके ऊपर बहुत लेस लेवल पे पूछे जाएंगे सवाल, बट एक बार आप लोगों के लिए आप एक बार पढ़ सकते हैं इस पर्टिकुलर चीज़ को, ठीक है। हाउएवर मैं आपको कहाँ पर लेके जाऊंगा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट इज दिस। ओके, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट इज दिस, ऑलराइट, कि इंडियन नेशनल मूवमेंट। जब अपने इंडियन नेशनल मूवमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर अब ये चीज़ आएगा, ठीक है। आप यहाँ पे माइंड मैप से भी लेके आ सकते हो, ठीक है। जब अपने इंडियन नेशनल रिवोल्ट ऑफ 1857 खत्म हुआ, अब रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद राइज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, ठीक है। अब जब भी अपने इंडियन नेशनलिज्म की बात करते हैं तो यहाँ पे आपसे पूछ लिया जाएगा, मतलब पूछेगा तो नहीं, बट मैं आपको बता देता हूँ कि भाई नेशनलिज्म मतलब क्या। नेशनलिज्म मतलब ये है कि लोगों के अंदर एकता है। उस जमाने में यूपी और महाराष्ट्र लोगों के बीच में कनेक्शन नहीं था, बिहार और केरला के बीच में कनेक्शन नहीं था, लेकिन येट बाद में जब लोगों को ये चीज़ रियलाइज हुआ ऑफ अ कॉमन गोल, ऑफ अ कॉमन फीलिंग, जब लोगों को ये एहसास हुआ कि वो लोग सेम ही व्यक्ति से प्रताड़ित हो रहे हैं, वो है अंग्रेज, तब लोगों को एक दूसरे का दर्द समझ आया, तब लोग जो हैं एकत्रित हुए, तब वो एक हुए, तो वो फीलिंग ऑफ वननेस, फीलिंग ऑफ यूनिटी, वो होता है आपका नेशनलिज्म। तो 1857 के बाद, विद्रोह के बाद भारत के अंदर ये यूनिटी का जब कंसेप्ट आया, जब भारतीयों को ये एहसास हुआ कि भाई हम एक है, और उसके अलग अलग कारण थे, वो कारण ये है, ठीक है, उसके अलग अलग कारण है, ये आप पढ़ सकते हैं। तो उसके वजह से नेशनलिज्म बढ़ा। अब नेशनलिज्म जब बढ़ा, ठीक है, वही चीज को अपने कहते हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट। अब यही इंडियन नेशनल मूवमेंट में जब आप देखेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो होता है मिडिल क्लास। अब मिडिल क्लास मतलब क्या? मिडिल क्लास मतलब वो एक एजुकेटेड वर्ग था, ठीक है, जो एजुकेशन, ठीक है, दैट इज सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स जब हुए, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स के तहत जब राजा राम मोहन रॉय ने यूनिवर्सिटीज़ की शुरुआत करी, ठीक है, देन ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कंट्रीब्यूशन करा, और इनके तहत देखिए 17 सेंचुरी, 18 सेंचुरी, 19 सेंचुरी के शुरुआत में क्या था कि एजुकेशन जो है ना सिर्फ लिमिटेड था कुछ ही हायर क्लास लोगों के पास, लेकिन बाद में जब ये जो सोशल रिफॉर्मर्स थे ना, इन लोगों ने क्या किया, एजुकेशन को मास बेस्ड बना दिया, मतलब कॉमन लोगों तक भी एजुकेशन पहुंचना चाहिए। इन लोगों ने उस चीज़ के ऊपर काम किया जिसके वजह से गरीब व्यक्ति भी यहाँ पर एजुकेशन ले पाता था, और जब उसने एजुकेशन लिया तो वो क्या बना, वो लॉयर बना, वो डॉक्टर बना, वो फिजिशियन बना, वो टेक्नीशियन बना। और यही लोग जब इस साइंटिफिक चीज़ें पढ़ाई कर रहे थे तो इनके पास क्या आया, एक रैशनल आउटलुक, एक लॉजिकल थिंकिंग, ठीक है। और ये लोग जब पढ़ाई लिखाई करने के बाद जब ये लोग जॉब्स मांगने गए तो इनको पता चला कि भाई जॉब तो है ही नहीं, इंडिया के अंदर क्या जॉब है, कोई जॉब नहीं है, या उनको जॉब मिल रही है तो जॉब लो पेइंग जॉब है, जो कि उनके स्किल के मुताबिक नहीं है, स्किल के मुताबिक उनको ज्यादा पे मिलना चाहिए था। तो फिर इन लोगों ने सर्च किया कि भाई जॉब क्यों नहीं मिल रही। फिर इनको पता चला कि अंग्रेज कारण है हमें जॉब नहीं मिलने के, क्योंकि अंग्रेज तो हमें लूट रहा है। और यहां पे फिर ये जो सेक्शन था ना, जो पढ़ा लिखा था, जो फिजिशियन डॉक्टर लॉयर था, इनको कहा गया मिडिल क्लास। और इन मिडिल क्लास ने फिर क्या किया, पॉलिटिकल एसोसिएशंस बनाए, पॉलिटिकल एसोसिएशंस बनाए ताकि ये अंग्रेजों से अपना हक, अपना अधिकार मांग सके, और लोगों के अंदर जागरूकता फैला सके, अवेयरनेस फैला सके कि भाई ये अंग्रेजों की वजह से ही है कि हम इतने पिछड़े हैं। तो ये चीज इन लोगों ने करी। अब यही आपसे परीक्षा आपका पूछेगा कि भाई कौन से ऐसे एजुकेटेड पर्सनालिटी थे जिन्होंने ये पॉलिटिकल एसोसिएशन बनाए, जिन्होंने ये पॉलिटिकल एसोसिएशन बनाया, ऐसे करके, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मेजर थिंग। अब
यहाँ पर इनको क्या कहा जाता है, सोल ऑफ मॉडर्न इंडिया, याद रखना, ठीक है। और इन्होंने ये चीज़ के ऊपर करा, ठीक है। अब यहाँ पे वन थिंग है, दैट इज व्हाइट मैन्स बर्डन। व्हाइट मैन्स बर्डन मतलब क्या, अंग्रेजों के कंधों के ऊपर भार है कि वो इंडियंस इंडियंस को अंग्रेज अनसिविलाइज्ड मानते थे, इंसान नहीं मानते थे। तो अंग्रेजों के कंधों पे भार है कि जो अनसिविलाइज्ड इंडियंस है ना, उनको सिविलाइज करने का, उनको इंसान बनाने का। तो इसको कहते हैं व्हाइट मैन्स बर्डन। अब यहीं पे जब अपने इन पॉलिटिकल एसोसिएशंस की बात करें, तो हमको क्या पता है कि भाई आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो 1885 में बना, ठीक है। और आईएनसी जो था ये पैन इंडिया लेवल पॉलिटिकल एसोसिएशन था, जो भारत के पॉलिटिकल लेवल की लड़ाई के लिए लड़ रहा था, पॉलिटिकल अधिकारों के लिए लड़ रहा था। लेकिन क्या आपको लगता है कि भाई पैन इंडिया लेवल पॉलिटिकल एसोसिएशन ऐसे ही बन जाएगा? 1885 में हमने एक ही बार का शुरुआत कर दिया कि भाई हमें पॉलिटिकल एसोसिएशन बनाना है तो पैन इंडिया लेवल पर बना देंगे, क्या आपको लगता है? बिल्कुल नहीं, नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं है। तो उसके पहले जो है ना, रीजनल लेवल पे बंगाल, महाराष्ट्र, केरला, अलग अलग जगहों पे, बिहार, यूपी, अलग अलग जगहों पे रीजनल पॉलिटिकल एसोसिएशंस बने, छोटे छोटे पॉलिटिकल एसोसिएशंस बने, जो इसीलिए उभरे थे क्योंकि लोकल लेवल पे कुछ इश्यूज थे। तो उस लोकल लेवल के इश्यूज को सॉल्व करने के लिए रीजनल पॉलिटिकल एसोसिएशंस बने। और जब वो रीजनल पॉलिटिकल एसोसिएशंस बने, ऐसे कई सारे पॉलिटिकल एसोसिएशंस भारत के लेवल पे बन के आए। लेकिन उन पॉलिटिकल एसोसिएशंस में से कुछ के डिमांड्स थोड़े बहुत फुलफिल हुए, कुछ के फुलफिल ही नहीं हुए। तब जाके इन लोगों को ये चीज रियलाइज होती है कि भाई जब तक हम ऐसे डिवाइडेड टुकड़े टुकड़े रहेंगे ना, अंग्रेज क्या करेंगे, हमें दबा देंगे। जब तक हम एकजुट होके इतने बड़े नहीं बनेंगे कि अंग्रेज हमें दबा ही नहीं सके, तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे पॉलिटिकल लेवल पे। क्योंकि पॉलिटिकल एसोसिएशंस का मेन काम क्या था, पॉलिटिकल डिमांड्स करना। इसके लिए अब पॉइंट ये आता है कि भाई आईएनसी जो 1885 में बना, तो आईएनसी के पहले जो पॉलिटिकल एसोसिएशंस बने थे, ठीक है, आईएनसी के पहले जो पॉलिटिकल एसोसिएशंस बने थे, उनके ऊपर भी अपने को बात करना पड़ेगा। तो जो आईएनसी के पहले पॉलिटिकल एसोसिएशंस बने, उनमें भी अपने दो भाग कर सकते हैं कि 1850 का जो टाइम पीरियड है ना, वो डिवाइडिंग पीरियड है। 1850 के पहले वाले जो पॉलिटिकल एसोसिएशंस थे, उनके कुछ दूसरे विशेषताएं थी। 1850 के बाद वाले जो थे, उनकी कुछ दूसरी विशेषताएं थी। क्योंकि 1850 के बाद 1857 का विद्रोह हुआ, उसके बाद कुछ और इफेक्ट आए रहेंगे, उसके बाद फिर कुछ और पॉलिटिकल एसोसिएशंस के एजेंडा अलग आए रहेंगे। तो यहां पर यही डिफरेंसेस होते हैं। तो जब अपने इस चीज की बात करें, तो व्हाट डू वी अंडरस्टैंड हियर इज दैट, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड हियर इज, जो प्री 1850 है कि 1850 के पॉलिटिकल एसोसिएशंस जो थे, राजा राम मोहन रॉय, ही वॉज द फर्स्ट लीडर टू स्टार्ट अ पॉलिटिकल एजिटेशन फॉर पॉलिटिकल रिफॉर्म्स। जो आपको सोशल रिफॉर्म्स वाला चैप्टर के अंदर नोट दिया है ना, वो आपको ढंग से पढ़ना है, ठीक है, उसके ऊपर सवाल बनेंगे। और जो प्री 1858, मतलब क्योंकि 1857 रिवॉल्ट हुआ था, तो इसके पहले जो भी पॉलिटिकल एसोसिएशंस बने, इन पॉलिटिकल एसोसिएशंस के ऑब्जेक्टिव क्या थे, देखो। कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है कि ये डोमिनेटेड बाय वेल्दी एंड एरिस्टोक्रेटिक एलिमेंट्स, मतलब लिमिटेड लोग थे यहाँ पे। इनका जो डिमांड्स थे प्रोविंशियल या लोकल इन कैरेक्टर था। इन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड अपनाया अपने कोई भी डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए, याद रखना, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड अपनाया इन लोगों ने, ठीक है। और इनका ऑब्जेक्टिव क्या था कि ये एडमिनिस्ट्रेशन में थोड़े बहुत रिफॉर्म्स चाहते थे, पूर्ण लेवल पे नहीं। ये चाहते थे कि इंडियन का जो एसोसिएशन हो वो एडमिनिस्ट्रेशन में रहे, मतलब इंडियंस जो हैं वो भी सर्विसेज के अंदर आए, वो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भागीदारी ले। क्योंकि अंग्रेजों को लगता था कि इंडियंस जो है ना एडमिनिस्ट्रेशन के पात्र नहीं है, इंडियंस के अंदर कला या गुण है ही नहीं कुछ, ठीक है। फिर उसके बाद स्प्रेड ऑफ एजुकेशन ये चाहते थे, तो ये इनके फीचर्स थे। लेकिन 1858 के बाद, और यहाँ पे इनके देखो, यहाँ पे इनके बंग भाषा प्रकाशिका सभा, जमींदारी एसोसिएशन, बंगाल ब्रिटिश ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन एंड बॉम्बे नेटिव। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना, तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने वो सब चीज़ें ऐड करी हुई है, देखिए। अगर बंग भाषा प्रकाशिका सभा है, ठीक है, बंग भाषा प्रकाशिका सभा, तो यहाँ पर आप देखेंगे उसके डिटेल पूरे लिखे हुए हैं मैंने, ठीक है, उसके डिटेल लिखे हुए हैं। तो आपको ये पढ़ना है क्योंकि कभी कभी एग्जामिनेशन इसके ऊपर पूछता है, एंड ट्रस्ट में पूछता है। ये आप पढ़ेंगे हर एक अगर मैं पढ़ने जाऊं तो आप लोगों का भी टाइम जाएगा, मेरा भी जाएगा, और ये फैक्ट है, इसको पढ़ लेना है। कहानियों में अपने नहीं जाएंगे, ठीक है, अपने को टाइम पास नहीं करना है यहाँ पे। तो दिस इज देयर। अब इसके अलावा
आप देखेंगे तो ये एसोसिएशंस 1858 से पहले बनाए गए। अब ये जो 1858 से पहले एसोसिएशंस बनाए गए ना, उनके कुछ लिमिटेशंस भी थे, और ये भी आपसे पूछेंगे कि क्या इश्यूज थे। कि सबसे पहले तो ये जो थे ना, क्योंकि ये लोग लोकल लेवल पे ही बात कर रहे थे, तो ये लोग नैरो इन देयर स्कोप एंड फंक्शनिंग थे, ये बहुत ब्रॉड या वाइड एजेंडा के ऊपर बात नहीं करते थे। इसके अलावा ये लोग जो है ना लोकल क्वेश्चंस पे ज़्यादा यकीन रखते थे, एंड इनका मेंबरशिप जो है ना बहुत कम लोगों के पास था, ये मास या वाइड स्प्रेड नहीं था, याद रखना। फिर इसके बाद 1858 का हुआ, एंड देन उसके बाद जब मिडिल क्लास राइज होता है, तो वो मिडिल क्लास के चलते फिर पॉलिटिकल एसोसिएशंस जो बनते हैं ना, उनका डिमांड और उनका एजेंडा ही अलग रहता है, वो और मास बेस्ड हो जाते हैं और ज़्यादा पब्लिक को इकट्ठा रखते हैं, और उनका जो ये प्रोविंशियल या लोकल नहीं रहता है, वो डिमांड्स जो है ना उनके बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे रहते हैं, कि भाई हमें इकोनॉमी के अंदर अच्छा चाहिए, हमें पॉलिटिकल के अंदर अच्छा चाहिए। सो इकोनॉमी हो गया, पॉलिटिकल हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, इन सब चीज़ों के अंदर इंडस्ट्रीज हो गया, वो सब चीज़ें चाहिए। क्या आपको लगता है कि वेल्दी एंड एरिस्टोक्रेटिक एलिमेंट्स ने ये सब बातें करी होंगी? नहीं। लेकिन मिडिल क्लास ने ये सब बातें करी, क्योंकि इन लोगों को पता था कि भाई अगर देश का उत्थान होना है तो वो ये यही सब चीज़ें सोच समझ के उत्थान होना है, ब्रॉड लेवल पे काम होगा तभी उत्थान होगा। तो उसके चलते क्या हो गया, ये कुछ एसोसिएशंस बनाए गए। परीक्षा आपसे क्या पूछेगा, क्रोनोलॉजी यहाँ पे, कि कौन सा एसोसिएशन बना, कौन सा जो मैंने आपको यहाँ पे समझाया ना ये वाले इसमें, ठीक है, ये पॉलिटिकल एसोसिएशंस में, यहाँ पे देखो ये वाले में कौन सा पहले बना, कौन सा बाद में बना, कौन से लोग किससे संबंधित थे, वैसा करके। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखा हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कौन से लोग थे, क्या था, कब बना, एंड यही सब एग्जामिनेशन पूछेगा। तो ये आपको क्या करना है, पढ़ लेना है, सिंपल एज दैट है, ठीक है। अगर आपने स्पेक्ट्रम से पढ़ा हुआ है ये चीज़ तो कोई दिक्कत नहीं है, बट पॉइंट ये है कि बस ये शॉर्ट में है। ऑलराइट, सो अगर आपने नहीं किया सो दैट इज़ टोटली फाइन। फिर इसके बाद आ जाते हैं अपने आगे वाले पॉइंट पे। ये तो हो गया पॉलिटिकल एसोसिएशन का। फिर फाइनली क्या होता है कि 1885 में फाइनली बन के आ जाता है क्या, कांग्रेस। कांग्रेस जब बन के आ जाता है, कांग्रेस के फाउंडर किसको कहा जाता है, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम को, जिनके वजह से दिसंबर 1885 में ये बन के आता है। अब एलन ऑक्टेवियन ह्यूम कौन होता है, ये एक रिटायर्ड इंग्लिश सिविल सर्वेंट होते हैं। अब जब ये बन के आ जाता है, दैट इज आईएनसी जब बन के आ जाता है, तो आईएनसी का सबसे पहला सेशन जो है ना वो कंडक्ट किया जाता है। बट वो कंडक्ट कहाँ पे होता है और कौन लोग उसके पार्ट रहते हैं? तो सबसे पहला सेशन जो होता है ना वो बॉम्बे के अंदर गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के अंदर होता है। और इसके जो प्रेसिडेंट होते हैं ना वो कौन होंगे, इसके जो प्रेसिडेंट होंगे दैट इज गोइंग टू बी दी दैट इज ये जो प्रेसिडेंट होंगे दैट इज गोइंग टू बी डब्ल्यू सी बैनर्जी। ठीक है, बैरिस्टर मतलब क्या होगा, दैट ही इज अ लॉयर। बैरिस्टर मतलब ही इज अ लॉयर, डब्ल्यू सी बैनर्जी वैसा करके। ऑलराइट, सो दिस इज समथिंग जो अपने को समझ में आना है। देन इसके अलावा क्या हो सकता है कि जो मेंबर्स होंगे ना, अब मेंबर्स में इनिशियल वाले सेशन में सबसे पहला जो सेशन हुआ था उसके अंदर टोटल 100 लोग भागीदारी थे, लेकिन 100 लोगों में से 72 लोग जो थे ना वो नॉन ऑफिशियल इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स थे। अब नॉन ऑफिशियल इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स मतलब क्या, कि जो अंग्रेजों के लिए काम नहीं करते थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं हूँ, ठीक है, मैं अंग्रेजों के वहीवट तंत्र के अंदर, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर अगर मान लो कैबिनेट सेक्रेटरी हूँ, और अगर मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ इसमें, तो मैं कहलाऊंगा ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव। अगर मैं अंग्रेजों के लिए काम नहीं कर रहा हूँ तो मैं कहलाऊंगा नॉन ऑफिशियल इंडियन रिप्रेजेंटेटिव, और अगर मैं इंडियन हूँ तो। ठीक है, तो टोटल 100 लोगों ने पार्टिसिपेट किया, 72 नॉन ऑफिशियल, 28 ऑफिशियल। एग्जाम आपसे पूछेगा कि भाई कोई भी ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव नहीं था, तो नहीं भाई, गलत है, ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव्स थे। ठीक है, पार्टिसिपेट कर रहे थे, ये सबसे पहला पॉइंट है। इसके अलावा यहाँ पे आपसे ये चीज पूछ लेगा कि भाई कौन से आईएनसी के बनने के अंदर पीछे बैकग्राउंड में बहुत अलग अलग थियरीज बन के आती है, कि भाई आईएनसी बना तो कैसे बना, और वो थियरीज के अलग अलग निर्माता होते हैं। तो यहाँ पे ये याद रखना है, सेफ्टी वाल्व थियरी किसने दिया था, विलियम वेडरबर्न, एंड लाला लाजपत राय ने इस चीज को कहीं ना कहीं सपोर्ट किया था। ब्रेन चाइल्ड ऑफ लॉर्ड डफरिन वोमेश चंद्र बैनर्जी ने सपोर्ट किया था। ग्रेजुअल ओरिजिन मेजर नेशनलिस्टिक थिंकर्स, क्योंकि मेजर नेशनलिस्टिक थिंकर्स इसके ऊपर यकीन नहीं रख रहे थे, ग्रेजुअल ओरिजिन पे यकीन रख रहे थे। लाइटनिंग कंडक्टर गोपाल कृष्ण गोखले, एंड कॉन्स्पिरेसी रोमेश चंद्र सॉरी आर दत्त ने दिया था। ठीक है, अब सेफ्टी ये याद रखना कि एक वर्ड है लेटिंग गो ऑफ द गैस, लेटिंग गो ऑफ गैस, ये जो वर्ड है ना ये एसोसिएटेड है विथ व्हाट, सेफ्टी वाल्व थियरी। ऑलराइट, ये याद रखना आपने। अब
यहाँ पे आपसे ये मेरे को लग रहा है, ये आपसे सवाल पूछेगा कि भाई अगर कांग्रेस बना तो कांग्रेस का मेन एजेंडा क्या था। तो ये आपको याद रखना है। अब कांग्रेस का मेन एजेंडा समझना कि कांग्रेस जो था ना, ये एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था। ठीक है, तो ये पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डिमांड्स की बात करता और अंग्रेजों के ऊपर ये पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डिमांड्स की बात रखता। कांग्रेस वॉज नॉट अ सोशल ऑर्गेनाइजेशन। कांग्रेस सोशल ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, तो ये सोशल डिमांड्स नहीं रखता। याद रखना ये चीज, वो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डिमांड्स रखता। अब ये याद रखना कि जब कांग्रेस बन के आया 1885 में, कांग्रेस ने कभी ये नहीं कहा कि भाई हमें अभी आजादी दो। आजादी वाला कंसेप्ट तब था ही नहीं। ठीक है, इन लोगों ने बोला ही नहीं, कांग्रेस का वो ऑफिशियल डिमांड था ही नहीं। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं आजादी का कंसेप्ट किसी ने भी नहीं बोला था, नहीं। कांग्रेस एज अ पॉलिटिकल आउटफिट ने आजादी की बात नहीं करी थी 1885 में। कांग्रेस ने क्या बोला था कि भाई हमें बस थोड़े बहुत एडमिनिस्ट्रेशन में रिफॉर्म्स दे दो, पॉलिटिकल में रिफॉर्म्स दे दो, बस हमें वही चाहिए। हमें एक डेमोक्रेटिक कैरेक्टर लेके आना है समाज के अंदर, उसने ये कहा। अब यहां पर आप खुद देखिए, कांग्रेस का लक्ष्य क्या है कि भाई उसको पूरे देश के अंदर नेशनल फीलिंग जगाना है, ताकि लोगों के अंदर राष्ट्रवादी भावनाएं जगे, यूनिटी बढ़े। ये लक्ष्य था उसका। नेशनल मूवमेंट जो डेमोक्रेटिक इन नेचर रहे, उसे इस तरीके का राष्ट्रवाद बढ़ाना था, ताकि डेमोक्रेटिक इन नेचर मतलब क्या, लोग पार्टिसिपेट करें। इसके अलावा लार्ज नंबर ऑफ पीपल को लेके आना नेशनलिस्टिक पॉलिटिक्स में, क्योंकि इसके पहले जो पॉलिटिकल एसोसिएशंस बन रहे थे वो उसके अंदर लिमिटेड लोग थे, लेकिन आईएनसी चाहता था कि ज्यादा मात्रा में लोग आए। इसके अब ये वाले पॉइंट पे है ना, मैं अभी आपको समझाऊंगा, क्योंकि इसके अंदर मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट भी हैं। ठीक है, मॉडरेट्स नहीं चाहते थे लार्ज पब्लिक आए, लेकिन एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे लार्ज पब्लिक आए, पार्टिसिपेट करे। इसके अलावा ट्रेनिंग द पीपल इन पॉलिटिकल एजुटेशन, क्रिएशन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट इन पॉलिटिकल क्वेश्चन, मतलब लोगों का जो आज तक सो अरे ठीक है ना यार, वो राजनेता लोग देख लेंगे, गड्ढा है रास्ते में, क्या करना है अपने को, अपने अपने क्या ही कर लेंगे, राजनेता देख। ये चीज नहीं हो, गड्ढा बना है, राजनेताओं से सवाल पूछनी पड़ेगी। दिस इज पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, एंड आईएनसी को वही चाहिए था कि लोग पॉलिटिकली क्वेश्चन करे चीजों को। आईएनसी चाहता था नेशनल यूनिटी बने, कि देश भर के जितने भी पॉलिटिकल वर्कर्स है उन सबका क्या हो, यूनिटी यहाँ पे बन के आए। यूनाइटिंग द पीपल ऑफ डिफरेंट रीजन, कास्ट, रिलीजन ऑन सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फ्रंट, एंड ऑल्सो क्रिएटिंग अ हेडक्वार्टर। अब आपसे ये चीज पूछ लेगा, ठीक है, कि नीचे में से कौन सा गोल था आईएनसी का जब आईएनसी क्रिएट हुआ था तब। दिस इज समथिंग जो मेरे को लग रहा है कि आईएनसी जो है ना, आईएनसी के कंटेक्स्ट में आपसे जो है सवाल यहाँ पे बनाए जा सकते हैं। सो दिस इज द मेजर कंटेक्स्ट जो अपने को यहाँ पे समझना होता है। फिर अब जब अपन ने ये देख ही लिया है कि एजेंडा ऑफ द आईएनसी क्या है, अब यहाँ पर जैसे मैंने अभी जस्ट बताया आपको कि जो नेशनलिज्म इन आईएनसी है ना, दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप जो है आप एग्जामिनेशन को देखोगे, तो एग्जामिनेशन जो होता है ना वो मेजरली दो मेजर थीम्स के ऊपर ही, जो प्रीलिम्स के ऊपर है ना उसके ऊपर सवाल बनाता है। सबसे पहला होता है कि भाई एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस, और उनके अंदर से जो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिशर्स ने क्या मेजर काम वगैरह वो सब किए थे, एंड उनका एक्सपेंशन कैसा रहा, एंड वो सब चीज़ें होता है। बट सेकेंड मेजर थिंग जो होता है ना, दैट इज गोइंग टू बी नेशनलिज्म ऑफ द आईएनसी। ठीक है, मतलब नेशनलिज्म के ऊपर मेजरली सवाल बनते हैं। अब वो नेशनलिज्म के अंदर अपन ने पहले ही देखा कि भाई पॉलिटिकल एसोसिएशंस जो आईएनसी से पहले बने, और फिर जाके आता है आईएनसी। तो आईएनसी जब बन गया तो आईएनसी के पॉलिटिकल एक्टिविटीज के ऊपर आपसे जो है ना सवाल यहाँ पे क्लियरली बनाए जा सकते हैं। दैट इज अ क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग। तो ये चीज जो है ना, वी विल हैव टू नो दिस, वी विल हैव टू नो दिस। अब वी ऑलरेडी सीन की जो है ना आईएनसी बन चुका है। अब आईएनसी के गोल्स वगैरह अपने को पता है, बट वेन एवर वी टॉक अबाउट आईएनसी, सो आईएनसी में दो मेजर कैटेगरीज होते हैं जिसके ऊपर आपके सवाल बनते हैं। द फर्स्ट वन इज द मॉडरेट फेज एंड सेकंड वन इज द एक्सट्रीमिस्ट फेज। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं आपको नॉमिनल लेवल पे ये सब चीज़ें समझाऊं कि जो मॉडरेट फेज होता है और जो एक्सट्रीमिस्ट फेज होता है, उसके कंटेक्स्ट में अगर मैं आपको ये चीज़ समझाता हूँ, तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे कि मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट का एक बेसिक फास्ट में अंडरस्टैंडिंग समझ लेते हैं, डिफरेंस समझ लेते हैं। जब भी अपने मॉडरेट्स की बात कर रहे हैं, ओके, वेन एवर वी आर टॉकिंग ऑफ मॉडरेट्स, एंड देन देर इज एक्सट्रीमिस्ट। अब तीन चीज़ें हैं, ये चीज़ आप ये चीज़ आप याद रखना। सबसे पहला होता है कॉन्स्टिट्यूशनल, कॉन्स्टिट्यूशनल, देन देर इज एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल के बाद आएगा नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल,
अब एग्जामिनेशन आपसे यही चीज को ऐड करके मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट में जो है ना वो कंफ्यूज आपका कर सकता है। दैट इज अ वेरी क्लियर अंडरस्टैंडिंग। अब इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब जो लोग संवैधानिक प्रक्रियाओं में यकीन रखते हैं। अब आप लोग बोलेंगे कि उस जमाने में अंग्रेजों के टाइम पीरियड पे क्या संविधान था क्या? तो संविधान था। संविधान का मतलब क्या है? संविधान मतलब ये होता है कि भाई एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर कानून, रूल्स, रेगुलेशंस, एक्ट्स बनाए जाते हैं ताकि जो फंक्शनिंग है ना वो चीज हो सके, एक पर्टिकुलर सोसाइटी में गवर्नेंस हो सके। सो दैट इज व्हाट अ कॉन्स्टिट्यूशन इज। सो जाहिर सी बात है जब अंग्रेज भी उस टाइम पे थे तो अंग्रेजों ने भी कोई कानून प्रणाली बनाई होगी ना, जिसके वजह से आप देख सकते हैं कि भाई क्लियरली वहां पे जो व्यवस्था है वो थी, एक देश जो है वो चल पा रहा था। सो दैट इज वाई अपन बोल सकते हैं कि अंग्रेजों द्वारा कुछ जो कानून वगैरह बनाए गए थे वही उनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन था। तो जिन भी लोगों ने उन कानून के ऊपर भरोसा दिखाया उन लोगों को कॉन्स्टिट्यूशनल लोग कहा गया। फिर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब क्या होता है कि कानून तो है, कानून प्रणाली है, लेकिन कानून प्रणाली होने के बावजूद भी उन्हें लगता है कि जो संविधान के अंदर, जो कानून के अंदर लिखा गया है उससे कुछ लोगों का जो फायदा है ना या कुछ लोगों का बेनिफिट नहीं हो सकता है। दैट इज, अंग्रेजों ने जो कानून प्रणाली बनाई थी, कुछ इंडियंस को लगा कि कुछ इंडियंस ने तो भरोसा कर लिया तो उनको कहा गया कॉन्स्टिट्यूशनल लोग। कुछ लोगों ने, इंडियंस ने कहा कि नहीं भाई तुम बना रहे हो ठीक है, हमें पता है, लेकिन इससे जो हम है ना, हमारे लक्ष्य पूरे नहीं होंगे। तो हमें जो है ना कुछ ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे जो तुम्हारे द्वारा बनाए गए संविधान या कानून के अंदर लिखा नहीं है, लेकिन वो जो भी हम स्टेप्स उठाएंगे ना वो नॉन वायलेंट मैनर में रहेंगे। एंड तीसरे होते हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, मतलब जिन्हें संविधान के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। सो अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं तो कॉन्स्टिट्यूशनल जो होते हैं वो होते हैं मॉडरेट। मॉडरेट लोग मतलब आईएनसी जो था, इट वाज डिवाइडेड इनटू टू सेक्शंस, वन इज मॉडरेट एंड अनदर इज एक्सट्रीमिस्ट। तो आईएनसी का मॉडरेट वाला सेक्शन ये था कि उनको अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानून पे भरोसा था एंड वो लोग उसके हिसाब से चलना चाहते थे और अपने राजनीतिक चीजों को आगे बढ़ाना चाहते थे, राजनीतिक अधिकारों की मांग रख रहे थे। लेकिन आईएनसी के अंदर ही कुछ लोग ऐसे थे एक्सट्रीमिस्ट वाले जो कह रहे थे कि ठीक है संविधान बनाए, कानून है, लेकिन हमें लगता है कि हमारा जो लक्ष्य है ना वो अगर हम उस कानून प्रणाली के हिसाब से चल के अगर मांगने की कोशिश करेंगे तो हमें वो कभी नहीं मिलेगा। हमें कानून से हट के नॉन वायलेंट मैनर में हमें कुछ करना पड़ेगा ताकि हमारे डिमांड्स जो है ना, पॉलिटिकल डिमांड्स, वो पूरे हों। तो इन लोगों को कहा गया एक्सट्रीमिस्ट। लेकिन जो रेवोल्यूशनरी लोग थे ना, जिनको अंग्रेजों पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, जिन्होंने अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानून पे बिल्कुल भरोसा नहीं था, उनको कहा गया रेवोल्यूशनरी एंड देवर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल। याद रखना कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल में रेवोल्यूशनरी जो हैं वो वायलेंट हो सकते हैं, वेर एज कॉन्स्टिट्यूशनल में नॉन वायलेंट ही रहेंगे। मतलब एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन वायलेंट रहेंगे। समझना, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट दोनों ही नॉन वायलेंट लोग होते हैं। दिस इज द वन थिंग। अब जब भी अपने इनकी बात कर रहे हैं, ठीक है, दैट इज आईएनसी की बात कर रहे हैं, तो आईएनसी के बारे में कहा जाता है कि जो शुरुआत वाला जो फेज होता है ना आईएनसी का, दैट इज दिस, ठीक है। इनिशियली मॉडरेट लोग, अब देखिए ज्यादा अंदर डीप नहीं जाएंगे, एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से यहाँ पे अपने पढ़ेंगे। ऑलराइट, सो यहाँ पे अपने क्या देख रहे हैं कि सबसे पहले जब आईएनसी बना, आईएनसी में उस टाइम पे ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल विचारधारा वाले जो लोग थे ना वो लोग ज्यादा संख्या में थे। इसके लिए उनका जब मेजोरिटी था तो उन लोगों ने कांग्रेस को डोमिनेट किया और उनका टाइम पीरियड 1885 से 1905 में होता है। 1905 इसके लिए क्योंकि 1905 में एक इवेंट घटित हुआ था जिसको अपने कहते हैं स्वदेशी मूवमेंट, और उस इवेंट के दरमियान मॉडरेट्स जो हैं अंग्रेजों के सामने अपने डिमांड्स को फुलफिल नहीं कर पाए एंड उसके विरोध में जो एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं वो लोग जब एक नया तरीका ढूंढ के लेके आए जिसके ऊपर लोगों का भरोसा बहुत ज्यादा हो गया, तो एक्सट्रीमिस्ट लाइमलाइट में आ गए और लोगों का भरोसा एक्सट्रीमिस्ट वालों के ऊपर ज्यादा बढ़ गया। इसके लिए फिर उसके बाद अपने कहते हैं कि भाई एक्सट्रीमिस्ट फेज जो है ना शुरू हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि जब आईएनसी बना 1885 में तो एक्सट्रीमिस्ट नहीं थे, नहीं, मॉडरेट्स भी थे, एक्सट्रीमिस्ट भी थे, लेकिन मॉडरेट्स जो थे वो मेजोरिटी में थे, याद रखना। इसीलिए तो 1990 से ही 1890 से ही अगर आप देखेंगे तो देर इज गोइंग टू बी दी बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, ये भी एक्सट्रीमिस्ट थे। सो अंडरस्टैंड दिस, ये वो दोनों ही मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट, दोनों ही नॉन वायलेंट है। अब यहाँ पर परीक्षा आपसे पूछ सकता है कि भाई फॉलोइंग लीडर्स में से कौन से मॉडरेट थे एंड फॉलोइंग लीडर्स में से कौन से एक्सट्रीमिस्ट थे, तो ये आपको याद रखना है। दैट इज
बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब, लाल बाल पाल, अगर आपको याद रहेगा, लाला लजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्र पाल। सो लाल बाल पाल इनको कहा जाता था, एंड देवर एक्सट्रीमिस्ट, क्योंकि ये लोग मॉडरेट जो लीडर्स थे वो लोग संवैधानिक मेथड से अपने डिमांड्स को फुलफिल करना चाहते थे। और अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानून क्या कहते थे कि भाई तुम लोग पेटिशन करो और हमारे सामने गुहार लगाते रहो जब तक हम तुम्हारी डिमांड्स नहीं सुन लेंगे। लेकिन ये वाले जो लोग थे ना एक्सट्रीमिस्ट, उन्होंने कहा कि भाई हम पेटिशन क्यों करें बार बार, ठीक है, हम जो है हम स्ट्राइक भी करेंगे, क्योंकि अंग्रेजी कानून क्या आपको लगता है क्या कि भाई स्ट्राइक अलाउ करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। तो ये लोग क्या किए, जो चीज कानून के अंदर मेंशन नहीं है वो भी इन लोगों ने किया नॉन वायलेंट मैनर में, ताकि इन लोगों के डिमांड्स पूरे हो। तो दे बिकेम व्हाट, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल। तो ये चीज याद रखना। अब यहाँ पर इन लोगों का जो है ना नेचर एंड कैरेक्टर मैंने लिखा हुआ है। मतलब क्या हो जाएगा कि मॉडरेट लोग जो थे, वो जो मिडिल क्लास अपन ने बात किया ना पहले, तो मिडिल क्लास वाले जो थे ना, दे वर दी मॉडरेट सेक्शन पहले, ऑलराइट। एंड द एक्सट्रीमिस्ट वाले जो थे ना, दे वर मच मोर, मतलब अगर मॉडरेट जो है वो यू नो अर्बन एरियाज, दैट इज टाउन्स वगैरह के अंदर ये लोग पाए जाते हैं, तो एक्सट्रीमिस्ट वाले जो रहेंगे ये लोग और थोड़े पिछड़े वर्ग में, मतलब पिछड़े वाले एरिया में है ना, लोअर टाउन्स या विलेजेस के अंदर ये लोग वहां पे पाए जाएंगे। अब इन लोगों के राइज होने का कारण क्या है? देखो, अगर एग्जामिनेशन ने ये सवाल आपसे पूछ लिया कि भाई नीचे में से कौन सा कारण है एक्सट्रीमिस्ट लोगों के राइज होने का, तो क्यों ये लोग क्यों अंग्रेजों के विरोध में होंगे? क्योंकि अंग्रेजों द्वारा जो भी चीज करी गई है वो नकारात्मक ही रहा है ना। तो इसीलिए जाहिर सी बात है एक्सट्रीमिस्ट उसी की वजह से उभरा है। तो यहां पर अगर कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट होगा ना उसके अंदर, तो वो आंसर गलत होगा, और नेगेटिव स्टेटमेंट्स रहेंगे तो वो आंसर सही होगा, क्योंकि यही नेगेटिव्स की वजह से एक्सट्रीमिस्ट राइज हुए। अगर पॉजिटिव रहता तो एक्सट्रीमिस्ट राइज होने की जरूरत ही नहीं होती। नेगेटिव्स थे इसके लिए वो राइज हुए ना। तो वो चीज आपको यहाँ पे समझ लेनी है, और हर एक कैरेक्टर आपको क्या दिखेगा यहाँ पे, नेगेटिव दिखेगा, ठीक है, नेगेटिव दिखेगा। लेकिन इसके अंदर एक पॉइंट होता है, दैट इज अंग्रेजों ने कुछ जो अर्बनाइजेशन, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क्स, पोस्टल नेटवर्क्स ये बनाए थे, इन सब चीज़ों की वजह से कहीं ना कहीं मदद मिला था रेवोल्यूशनरीज को, या सॉरी ये एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स को या नेशनलिज्म को राइज होने में। आई नॉट गो दैट डीप, लेकिन ये चीज़ है। अब यहाँ पे एग्जामिनेशन जो है ना, देखिए ये पूरा थियरी है, ये पूरा थियरी है। परीक्षा को अगर आपसे ये इस टाइम पीरियड में, दैट इज अगर मैं टाइम पीरियड की बात करूं 1885 से लेके 1905 तक, अगर परीक्षा को आपसे कोई सवाल पूछनी है तो वो इस थियरी में से पूछेगा कि भाई कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट का, इस हिसाब से वो थियरी में से पूछ लेगा, ठीक है। या मेजरली मेरे को लग रहा है कि वो जो है ना वो फीचर्स पूछ लेगा, क्योंकि लोग जो है एक्सट्रीमिस्ट के बारे में वो बोल देंगे कि भाई दे वर वायलेंट, बट वर दे वायलेंट? नो, दे वर नॉट वायलेंट। एंड ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद रखने हैं दोनों के भी। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंडली आपसे क्या पूछ सकता है इस टाइम पे 1885 से 1905 में कि भाई आईएनसी के प्रेसिडेंट्स कौन थे, ठीक है। तो प्रेसिडेंट्स के लिए आप क्या देख सकते हो, मैंने यहाँ पर जो है ना यही चीज मैंने एडिशन करा हुआ है, ऑलराइट। सो यहाँ पर अगर आप देखोगे, ठीक है, ईयर, तो मैंने क्या किया है, मैंने इसके अंदर एडिशंस करा हुआ है। आप देखो 1885 में कौन था ना, 1886 में कौन था, ऑलराइट। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था, फर्स्ट फॉरेन प्रेसिडेंट कौन था, कौन से व्यक्ति 3 दफा कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे। एग्जामिनेशन को ये पूछना बहुत अच्छा लगता है कि वो दे देगा कि दादा भाई नौरोजी 4 बार बने, नहीं वो 3 बार बने, तो वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट भी फ्रेम कर देगा इसी कंटेक्स्ट में। तो आपको ये वाले जो चीज़ें है ना, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है ये वाले डॉक्यूमेंट में, जो नोट्स वाले डॉक्यूमेंट है, तो आप ये थिंग वहां से पढ़ सकते हो बस, ठीक है। बाकी कमिंग बैक टू दिस एस्पेक्ट एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स, अब एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स के अंदर जो है इतना ही मेजरली एग्जामिनेशन जो है ना इतना ही पूछेगी, बट रादर रादर वो मॉडरेट्स पे हमेशा पूछते आई है, तो एक्सट्रीमिस्ट के ऊपर शायद इसका पूछने का एंगल ज़्यादा हो सकता है। अब अगर यहाँ से अब शुरुआत करें, तो ये वाला जो पेज है ना, यहाँ से आपके सवाल ऑटोमेटिकली बन सकते हैं, ठीक है। अब क्रोनोलॉजी में मैं आपको समझाता हूँ, क्रोनोलॉजी में मैं आपको समझाता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब लीजिए 1885 में आईएनसी बन के आया। व्हेन आईएनसी वाज क्रिएटेड, उसके बाद क्या होता है कि धीरे धीरे करके नेशनलिज्म जो है ना वो बढ़ते रहता है। नेशनलिज्म बढ़ते रहता है मतलब क्या हो गया कि
इंडियंस द्वारा जो डिमांड किया जाता है ना कि भाई हमारे पॉलिटिकल डिमांड्स हैं, इकोनॉमिक डिमांड्स हैं, तुम उसे फुलफिल करो। याद रखना आईएनसी सोशल ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, ठीक है। तो ये डिमांड्स करते जा रहे थे, फिर ये लोग लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट कर रहे थे कि ऐसा ऐसा हो रहा है तो हमें इनसे पूछना पड़ेगा एंड ऑल। फिर इन लोगों ने पॉलिटिकल एक्टिविटी शुरू कर दी थी। ऐसे करके जब इंडियंस के अंदर अवेयरनेस क्रिएट हो रहा था तो जो इंडियंस पहले बहुत डिवाइडेड थे, जो इंडियंस पहले सिर्फ खुद का सोच रहे थे, वो अब सबका सोचने लग गए। तो यहाँ पर यूनिटी बढ़ने लग गई, और ये यूनिटी एंड पॉलिटिकल थिंकिंग, एजुकेशन, ये सब चीज़ें जब बढ़ने लग गई तो ये चीज़ें अंग्रेज़ों के लिए खतरा थी। और जब खतरा थी मतलब अंग्रेज़ों को अब पता चला कि यार ये तो बढ़ते ही जा रहा है। और ये चीज़ 1885 से, ये चीज़ जो है 1885 से, ठीक है, बढ़ते चली गई, बढ़ते चली गई, एंड वो 1905 तक बढ़ते चली गई, मतलब 1902 तक बढ़ते चली गई, ठीक है, 1902। अब जाके अंग्रेजों को लगा कि यार जब ये इतना बढ़ गए हैं, मतलब इतना यूनिटी बढ़ रहा है, तो जाहिर सी बात है फिर तो अंग्रेजों का डिवाइड एंड रूल चलेगा नहीं। सो उस टाइम पे अंग्रेजों ने बोला कि सबसे ज्यादा ये जो नेशनलिज्म जो बढ़ रहा है वो कौन से एरिया में बढ़ रहा है। फिर उनको पता चला कि यार बंगाल में बढ़ रहा है। तो बंगाल के अंदर जब उनको पता चला, क्योंकि बंगाल के बारे में क्या कहा जाता है, बंगाल के बारे में कहा जाता है कि भाई इट इज द नर्व सेंटर, नर्व सेंटर ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविज्म, ठीक है, नर्व सेंटर ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविज्म। एंड बंगाल को नर्व सेंटर ऑफ सोशियो कल्चरल रिफॉर्म मूवमेंट्स भी कहा जाता है। दोनों चीज बंगाल के अंदर मेजरली शुरू हुई, राजा राम मोहन रॉय, ठीक है, सोशियो कल्चरल रिफॉर्म मूवमेंट में, और यहाँ पर पॉलिटिकल लेवल पे भी जो लोग बहुत ज्यादा सक्रिय हुए थे वो बंगाल वाले एरिया के अंदर हुए थे। इसीलिए अब अंग्रेजों ने सोचा 1902 में कि यार कुछ स्टेप लेते हैं। फिर फाइनली अंग्रेजों ने क्या किया कि 1903 में अंग्रेजों ने ये डिसाइड किया कि अगर हमने वापस से इंडियंस के बीच में बंगाल के अंदर हिंदू मुस्लिम वाला एंगल खड़ा कर दिया तो ये लोग वापस से डिवाइड हो जाएंगे और यूनिटी इनकी टूट जाएगी। और अगर यूनिटी टूट गई तो नेशनलिज्म नीचे आएगा, और अंग्रेजों के लिए वो फायदा था कि जितना नेशनलिज्म कम होगा अंग्रेजों के लिए उतना फायदा था। इसके लिए अंग्रेजों ने क्या किया, बोला कि भाई हम तो है ना बंगाल को पार्टीशन करेंगे क्योंकि मुसलमानों का डिमांड आ रहा है। तो जब वो चीज कहा गया, ठीक है, कि हम बंगाल को पार्टीशन करेंगे, कब किया गया, जो 1903 में। अब यहाँ पे याद रखना एग्जामिनेशन आपसे क्रोनोलॉजी में सवाल पूछ सकता है, ठीक है। अब जैसे ही ये पार्टीशन का डिमांड अनाउंसमेंट किया तो कांग्रेस कांग्रेस ने उस टाइम पे बंगाल के अंदर जो मॉडरेट लीडर्स थे ना, उन लोगों ने फिर कहा कि हमें ये एक्सेप्टेबल नहीं है, और उन लोगों ने अपनी एक्टिविटी शुरू करी कि लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करना और अंग्रेजों को पिटिशन वगैरह लिख के भेजना कि आप ये चीज मत करिए। सो उस टाइम पे 1903 से 1905 तक क्या हो गया कि यहाँ पे एक एंटी पार्टीशन स्ट्रगल शुरू हुआ। एंटी पार्टीशन स्ट्रगल किसके लिए, बंगाल के पार्टीशन के खिलाफ एंटी पार्टीशन स्ट्रगल शुरू हुआ, और वो किसके अंडर था, मॉडरेट्स के अंडर था। और इसके फीचर्स क्या थे कि कौन से लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट किए, के मित्रा, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी एंड पृथ्वी चंद्र रे। इन लोगों ने न्यूज़पेपर्स का यूटिलाइजेशन किया लोगों के अंदर जागृति फैलाने के लिए, हिताबदी, सांजीबनी एंड बंगाली। एंड इन लोगों ने कॉमन मेथड क्या अपनाया था, पब्लिक मीटिंग्स किया, पिटिशन साइन किया। इन लोगों ने स्ट्राइक वगैरह नहीं किया था, याद रखना स्ट्राइक वाज अ एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड जो एक्सट्रीमिस्ट के पास था। ओके, सो ये सब करने के बावजूद भी 2 साल इन लोगों ने किया 1905 तक, लेकिन अंग्रेजों ने वो चीज को नजरअंदाज करते हुए फिर से जुलाई 1905 में ये अनाउंस कर दिया कि हम तो पार्टीशन करेंगे। और जैसे ही ये अनाउंस हो गया तो उस टाइम पे एक्सट्रीमिस्ट बोल रहे थे कि हम तो पहले से ही बोल रहे थे कि पेटिशन इन सब से कुछ नहीं होगा, हमें और कुछ करना पड़ेगा। तो उस टाइम पे जब लोगों को पता चल गया कि भाई मॉडरेट्स ने तो जो काम किया उससे उसका तो कुछ रिजल्ट ही नहीं निकला, फिर लोग जो है ना एक्सट्रीमिस्ट के पास स्विच होने लग गए और एक्सट्रीमिस्ट को सपोर्ट मिला। और फिर एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स ने क्या किया, 7 अगस्त 1905, डेट याद रखना आप, इस टाइम पे क्या किया, कलकत्ता का एक टाउन हॉल था, वहां पर इन लोगों ने जब मिले तो इन लोगों ने एक बॉयकॉट रेजोल्यूशन किया। बॉयकॉट मतलब बहिष्कार। बहिष्कार किस चीज का, अंग्रेजी पदार्थों का, अंग्रेजों का बहिष्कार, ठीक है। मतलब हम जो है अंग्रेजी पदार्थ ना यूज करेंगे, अंग्रेजी कापड़ नहीं यूज करेंगे, अंग्रेजी दारू नहीं पिएंगे, अंग्रेजी कुछ नहीं करेंगे, ना ही अंग्रेजों के कपड़े धोएंगे, ना कुछ करेंगे, ठीक है। सो ये बहिष्कार का रेजोल्यूशन पास किया गया और उसी टाइम पीरियड पे स्वदेशी मूवमेंट की भी शुरुआत हुई। अब इन लोगों ने बहिष्कार किस चीज का किया, लिवरपूल सॉल्ट, लिवरपूल जो है ना वो नमक के लिए जाना जाता था,
तो भारत के अंदर बहुत लिवरपूल से सॉल्ट आता था और मैनचेस्टर यूनाइटेड किंगडम का जो है ना वो कपड़े के लिए जाना जाता था। अब एग्जामिनेशन यहाँ से इंटरचेंज करके आपसे सवाल पूछ लेगा, तो याद रखना इस चीज़ को। और जैसे ही स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च किया गया उसके जस्ट बाद 16 अक्टूबर 1905 को पार्टीशन फोर्स में कर दिया। जब बंगाल को पार्टीशन किया गया, लोगों ने उस टाइम पे अलग अलग गाने गाए, दैट इज वंदे मातरम गाया गया एंड अमर सोनार बांग्ला गाया गया। अमर सोनार बांग्ला जो है आज के टाइम में बांग्लादेश का वो नेशनल एंथम है। जैसे ही ये पार्टीशन इन फोर्स हो गया, इंडिया को, बंगाल को डिवाइड कर दिया गया। नॉर्दर्न पार्ट जो है हिंदुओं को दिया गया, सदर्न पार्ट जो है वो मुसलमानों को दिया गया, जिसके अंदर ढाका उनका कैपिटल रहा। इसके जस्ट बाद क्या होता है कि हर साल, ये चीज़ याद रखना, ये चीज़ याद रखना, ये चीज़ मैं बताना आपको भूल गया था कि जो आईएनसी है ना, आईएनसी के सेशंस जो होते हैं वो हर साल होते हैं। आईएनसी के जो सेशंस होते हैं वो हर साल होते थे उस टाइम पे। मतलब अगर ये 1885 में बना तो 1947 में भारत आज़ाद हुआ, तो क्या हर साल आईएनसी के सेशंस हुए रहेंगे क्या? नहीं, हर साल नहीं हुए रहेंगे। क्यों? क्योंकि इसके बीच में वर्ल्ड वॉर्स का भी टाइम आया, ठीक है, कुछ इमरजेंसी चीज़ें भी हुई, तो उस टाइम पे कुछ कुछ साल नहीं हुए, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द इयर्स जो है ना आईएनसी के सेशंस कंडक्ट हुए थे। अब जब भी आईएनसी के सेशंस कंडक्ट होते हैं तो उस टाइम पे क्या कहा जाता था कि कुछ रूल्स थे जिसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी था। कहा जाता था कि आईएनसी का जो है ना हर साल का सेशन जो है वो दिसंबर महीने में कंडक्ट होगा, एंड दिसंबर महीने में वो 3 दिनों के लिए कंडक्ट होता था, ठीक है। जनरल असेंबली जैसा जो सेशन होता था 3 दिन के लिए कंडक्ट होता था। कहा जाता था कि हर साल हम जो आईएनसी का सेशन है ना उसको नए जगह पर कंडक्ट करेंगे। ऐसा कहा जाता था कि जहां पर भी पॉलिटिकल एक्टिविटी लोगों को नहीं पता है, अगर हम वहां पे सेशन कंडक्ट कर रहे हैं तो शायद तक लोगों को वो पॉलिटिकल एक्टिविटी के बारे में पता चलेगा। मान लीजिए एक गांव है जो अभी तक बस अंग्रेजों को ही जान रहा है और अंग्रेजों का जो प्रताड़ित करना है बस उसको सहन कर रहा है, लेकिन कल उठ के अगर आईएनसी ने वहां पर सेशन कंडक्ट कर लिया तो जाहिर सी बात है लोग सोचेंगे ना कि भाई ये क्या हो रहा है, ये कौन लोग हैं जो अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। तो उनको पता चलेगा अच्छा ये पॉलिटिकल एक्टिविज्म है, तब जाके उनके अंदर भी वो पॉलिटिकल अवेयरनेस एंड एक्टिविज्म की भावना आएगी। तो इससे क्या होगा? पॉलिटिकल एजुकेशन बढ़ेगा। इसके लिए आईएनसी चाहता था कि हर साल ये एक नए एरिया के अंदर जो है ना अपना जो है सेशन कंडक्ट करे ताकि लोगों के अंदर पॉलिटिकल अवेयरनेस एंड एजुकेशन फैले। लेकिन ये नियम नहीं था कि अगर इस साल, अगर 2025 में मान लीजिए कि पिछले साल 2025 में अगर ये सेशन कंडक्ट हुआ है मान लीजिए सूरत में, ठीक है, तो 2026 में इसको कहीं और ही होना पड़ेगा, सूरत में ये कंडक्ट नहीं होगा। ऐसा कुछ नियम नहीं था, ये सूरत में कंडक्ट हो सकता था, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि शायद कुछ गतिविधि हुई रहेगी जिसकी वजह से इनको वापस से करना था। तीसरा सबसे मेन कारण था, तीसरा सबसे मेन पॉइंट है दैट इज चेयरमैन। जैसे आज के टाइम में गवर्नर का एस्पेक्ट है ना कि मान लीजिए महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र के अंदर जो गवर्नर रहेंगे वो महाराष्ट्र को बिलोंग नहीं करेंगे, वो कोई और स्टेट के रहेंगे। वैसे ही कहा जाता था कि उस टाइम पे भी चेयरमैन जो जो भी प्रोविंस के अंदर ये सेशन हो रहा है उस प्रोविंस में पैदा होने वाले व्यक्ति जो है ना वो चेयरमैन नहीं बनेंगे, पैदा होने वाले व्यक्ति चेयरमैन नहीं बनेंगे। तो ये चीज याद रखना। तो ये चीजें करी गई थी इन द आईएनसी के सेशंस। ऑलराइट, अब जब आईएनसी का सेशन मतलब उस साल भी जाहिर सी बात है दिसंबर में आईएनसी का सेशन होता। बंगाल पार्टीशन जब हुआ 1905 में, सो 1905 में आईएनसी का सेशन कहाँ हुआ? बनारस में। इस साल के प्रेसिडेंट कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। अभी जो है स्वदेशी मूवमेंट एक्सट्रीमिस्ट ने चालू कर दिया था और उनके अंदर, ठीक है, बंगाल के अंदर स्वदेशी मूवमेंट एंड बॉयकॉट रेजोल्यूशन चालू था। उस टाइम पे जो गोपाल कृष्ण गोखले थे इन्होंने क्या चीज़ें कही आईएनसी के सेशन के अंदर कि इन्होंने बंगाल के पार्टीशन को बहिष्कार किया, कंडेम किया एंड ऑल्सो द रिएक्शनरी पॉलिसीज ऑफ करजन। क्योंकि करजन की बात अगर आप करें तो करजन उस टाइम पे जो है ना वाइसरॉय था इंडिया का, एंड करजन के टाइम पीरियड पे ये 3 स्टेप्स जो हैं लिए गए थे और ये चीज़ एग्जामिनेशन में पूछी गई है, ठीक है। 1899 में इसने कलकत्ता कोऑपरेशन में इंडियन मेंबर्स को रिड्यूस कर दिया। कॉर्पोरेशन मतलब क्या? म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। 1904 में ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट लाया जो कि बहुत ज़्यादा ड्रेकोनियन था, इंडियंस के विरोधी था। देन 1904 में इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट लाया जहाँ पर इसने कहा था कि भाई इंडियन यूनिवर्सिटीज़ जो है ना
रेवोल्यूशनरीज क्रिएट कर रही है, मतलब वो अच्छे लोग नहीं बना रही है, वो ऐसे लोगों को पैदा कर रही है जो लोग अंग्रेज़ों के खिलाफ है, रेवोल्यूशनरीज को क्रिएट कर रही है। तो इसने ये चीज़ किया जिसके तहत इसने इंडियन यूनिवर्सिटीज़ को नीचे दबाने का प्रयास किया था। एंड ईयर ऑल्सो दे सपोर्टेड, ये याद रखना। जस्ट 1905 के बाद क्या होता है कि जैसे ही यहाँ पे सपोर्ट कर दिया जाता है, इंडियन जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स थे बंगाल के अंदर, उनका पैशन बहुत ज़्यादा हो जाता है कि यार मॉडरेट लोगों ने सपोर्ट किया, क्योंकि मॉडरेट इतना कभी हमेशा सपोर्ट नहीं करते थे एक्सट्रीमिस्ट को, बट यहाँ पर जब सपोर्ट किया गया तो एक्सट्रीमिस्ट को अब ये लगा कि भाई बस अब तो और बड़ा कर देना है। उस टाइम पे इन लोगों ने स्वदेशी मूवमेंट को और ज़्यादा वाइड कर दिया, मतलब स्वदेशी मूवमेंट को ये इकोनॉमी के अंदर लेके गए। क्या किया इन लोगों ने, जो फॉरेन इंडस्ट्रीज थे ना, और ये फॉरेन इंडस्ट्री जो भी चीज़ बनाते थे, सोप हो गया, माचिस के डब्बे हो गए, वो सब चीज़ें इन लोगों ने क्या कर दिए, स्वदेशी कर दिए। मतलब इंडियन इंडस्ट्रीज बनाया ये सब चीज़ें बनाने के लिए, साबुन, माचिस वगैरह। इन लोगों ने विदेशी जो आर्ट्स है ना उसको बहिष्कार कर दिया, डांस, म्यूजिक वगैरह। इन लोगों ने इंडियन क्लासिकल डांस, म्यूजिक वगैरह को प्रमोट करना शुरू किया। इसके अलावा इन लोगों ने ये चीज़ कहा कि हम विदेशियों का सामान नहीं यूज़ करेंगे, वो तो पता ही है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इन लोगों ने ना ही सिर्फ एक क्षेत्र में स्वदेशी को रखा, बट स्वदेशी को विविध क्षेत्रों में ये लेके गए, डाइवर्सिफाई इन लोगों ने किया। एंड उसी टाइम पीरियड पे इन लोगों ने एजुकेशन के अंदर भी काम किया कि भाई फॉरेन एजुकेशन को इन्होंने बहिष्कार किया, और उसी टाइम पे इंडियन एजुकेशन को ये लोग लेके आए। एंड इंडियन एजुकेशन के अंदर क्या किया इन लोगों ने, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन सेटअप किया। एंड इन लोगों ने बंगाल नेशनल कॉलेज सेटअप किया, बंगाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। स्वदेशी कहाँ पे लेके आए, टेक्सटाइल्स में, कापड़ में, सोप में, एंड मैच बॉक्सेस में। एंड देन इंडियन कल्चर को भी प्रमोट किया पेंटिंग्स एंड सॉन्ग्स के तहत। अब जैसे ये हुआ तो 1906 के दिसंबर के सेशन में फिर कैलकाटा में, ये आपको याद रखना है जो मैंने यहाँ पे आपको चीज़ें बोली। अब 1906 के सेशन में कैलकाटा में दादा भाई नौरोजी यहाँ पे प्रेसिडेंट बने। इस सेशन का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये था कि यहाँ पे स्वदेशी मूवमेंट, बॉयकॉट और नेशनल एजुकेशन, ठीक है, ये नेशनल एजुकेशन को सपोर्ट किया गया। एग्जाम आपसे पूछेगा कि स्वदेशी मूवमेंट एंड बॉयकॉट ओनली, तो वो गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे नेशनल एजुकेशन को भी कांग्रेस ने सपोर्ट किया था। साथ साथ में कांग्रेस ने सबसे पहली बार अपना गोल दर्शाया, दैट इज स्वराज्य। लेकिन इन लोगों ने स्वराज्य को एक्सप्लेन नहीं किया कि इनके लिए स्वराज्य मतलब क्या, तो ये भी चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। स्वराज्य 1906 में बोला तो गया था, लेकिन इसका मतलब नहीं समझाया गया, ओके। फिर इसके बाद 1906 के बाद जब ये इस टाइम पे आईएनसी ने और सपोर्ट किया स्वदेशी मूवमेंट को, तो एक्सट्रीमिस्ट का पैशन और बढ़ गया, और वो और फैलाना चाहते थे कि वो पैन इंडिया लेवल पे स्वदेशी मूवमेंट को लेके जाना चाहते थे। लेकिन उसी टाइम पीरियड पे मॉडरेट्स नहीं चाहते थे कि वो पैन इंडिया लेवल पे जाएं, एंड वो चाहते थे कि वो बंगाल तक ही सीमित रहे। एंड अंग्रेज ये चीज़ देख रहे थे। अंग्रेज़ों ने फाइनली अपनी चाल चली, एंड यहाँ पर 1907 में क्या हो गया, एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स के बीच में झगड़ा होने लग गया कि भाई एक्सट्रीमिस्ट चाह रहे थे बंगाल के बाहर स्वदेशी मूवमेंट जाए, मॉडरेट्स चाह रहे थे नहीं बंगाल के अंदर ही रहे। एंड 1907 में फिर जब आईएनसी का सेशन हुआ, जब एक्सट्रीमिस्ट को आईएनसी का सपोर्ट चाहिए था कि बंगाल के बाहर जाए, उस टाइम पे आईएनसी के जो चेयरपर्सन बने सूरत वाले सेशन में, वो थे रास बिहारी घोष। ये एक मॉडरेट व्यक्ति थे, याद रखना। रास बिहारी बोस एक्सट्रीमिस्ट हैं, रास बिहारी घोष मॉडरेट है। इन लोगों ने इस टाइम पे क्या किया, इन लोगों ने ड्रॉप कर दिया स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट को, ठीक है। तो जब इन लोगों ने ड्रॉप कर दिया उस टाइम पे, ये चीज़ याद रखना, इन्होंने क्या नया गोल बनाया, सेल्फ गवर्नमेंट विद कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स ओनली। देन फिर इसके बाद अंग्रेज़ों ने अलग अलग कानून लेके आए, जिससे उन लोगों ने एक्सट्रीमिस्ट वालों को अरेस्ट किया, जेल में डाला, तिलक को 6 साल के लिए जेल हो गई, ठीक है। ऐसे करके इनका हुआ। लेकिन जब ये चीज़ हुई, ठीक है, जब एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स को अरेस्ट करके जेल में डालने लग गए ये लोग, तो उस टाइम पे जो मासेस एक्सट्रीमिस्ट को फॉलो करके स्ट्राइक वगैरह कर रही थी नॉन वायलेंट मैनर में, यही फॉलोअर्स को अंग्रेज़ों ने क्या किया, जबरन इनको बोला कि भाई तुम जाओ वरना तुम्हें जेल में डालेंगे, लाठी चार्ज वगैरह सब कुछ किया। फिर यही जो फॉलोअर्स थे ना, जब इनके पास कोई रास्ता नहीं बना, कोई रास्ता नहीं बचा नॉन वायलेंट मैनर में स्ट्राइक या प्रोटेस्ट करने का, उस टाइम पे कुछ लोगों ने रेवोल्यूशनरी का रास्ता अपनाया। रेवोल्यूशनरी पे जाएंगे वो लोग, वायलेंस करेंगे, हिंसा करेंगे। एंड जब उन लोगों ने ये चीज़ करा तो 1909 के समय से यही वायलेंस और हिंसा की शुरुआत हुई, रेवोल्यूशनरी का टाइम पीरियड का और ज़्यादा लेवल पे बढ़ने लग गया। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ 1909 में रेवोल्यूशनरी का
0% से शुरुआत हुआ नहीं, लेकिन बंगाल के अंदर वो चीज़ बहुत ज़्यादा लेवल पे बढ़ गई थी। रेवोल्यूशनरी तो पहले से ही थे। एंड जब 2 सालों तक ये लोग अंग्रेज़ों को मारते रहे, ट्रेटर्स को मारते रहे, अंग्रेज़ों को फिर जाके लगा कि नहीं भाई, अपने को बंगाल का पार्टीशन रद्द कर देना चाहिए। फिर जाके 1911 में इन लोगों ने बंगाल का पार्टीशन रद्द किया। याद रखना ये चीज़, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा गया है। अब बंगाल का पार्टीशन रद्द किया तो उसके साथ इन लोगों ने ये सब चीज़ें भी करी। एंड 1911 में ही उन लोगों ने अपना कैपिटल भी शिफ्ट कर लिया दिल्ली। पहले कैपिटल कहाँ था? कैलकाटा में था। अब यहाँ पे बहुत सारी कहानियां भी आती है, बट आई विल नॉट गो ऑन टू दैट, ठीक है। फिर इसके बाद आप देख सकते हैं 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 की शुरुआत होती है। 1915 में गांधी जी भारत आते हैं, और फिर गांधी जी जब भारत आएंगे तो गांधी जी क्या करेंगे, उनके अलग अलग जो इनिशिएटिव्स थे ना, दैट इज गोइंग टू बी दी पर्टिकुलर चंपारण सत्याग्रह, देन देर इज गोइंग टू बी द बारडोली सॉरी खेड़ा सत्याग्रह, देन देर इज द अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, देन राउलाट सत्याग्रह, देन जलियनवाला बाग में उन्होंने क्या किया, फिर उसके बाद नॉन कोऑपरेशन आया, फिर उसके बाद जो नो चेंजेस एंड स्वराजिस्ट का एंगल आया, फिर साइमन कमीशन आ रहा है, फिर लाहौर सेशन, फिर पूर्ण स्वराज, फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, फिर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, फिर उसके बाद 1937 का कांग्रेस प्रोविंशियल इलेक्शंस, 1939 में कांग्रेस ने रिजाइन किया, वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत हुई 1939 में, फिर उसके बाद 1940 में ऑगस्ट ऑफर, फिर यहाँ से गांधीयन एस्पेक्ट शुरू होता है। तो गांधी जी के ऊपर सवाल यहाँ पे आपके बनते हैं। तो जब अपने गांधी जी की बात कर रहे हैं, तो गांधी जी जब भारत आए 1915 में, कहाँ से आए? साउथ अफ्रीका से। अब गांधी जी की जब बात करते हैं तो गांधी जी के बुक्स वगैरह ये सब चीज़ें आपसे सवाल पूछेंगे, ठीक है। तो ये एक एस्पेक्ट हो जाएगा। ओके, नाउ यहाँ पर 1916 में क्या होता है कि 1916 में एक नए मूवमेंट की भी शुरुआत होती है, जिसको कहते हैं होम रूल मूवमेंट, ठीक है। अब ये होम रूल मूवमेंट को गांधी जी ने सपोर्ट नहीं किया था। होम रूल मूवमेंट की शुरुआत दो लोगों ने करी थी, बाल गंगाधर तिलक एंड एनी बेसेंट। क्योंकि ठीक है, यहाँ पे कारणों के ऊपर नहीं जाएंगे, बट यहाँ पे पॉइंट यही था कि 1907 के बाद जब एक्सट्रीमिस्ट को निकाल दिया गया था, एक्सट्रीमिस्ट को निकालने के बाद कांग्रेस बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी, क्योंकि मॉडरेट्स के पास कुछ सपोर्ट लोगों का नहीं था, क्योंकि लोग स्वदेशी मूवमेंट से ही एक्सट्रीमिस्ट के पास सपोर्ट में चले गए थे। मॉडरेट्स के पास इतना सपोर्ट नहीं था लोगों का। सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है कि 1915 तक मॉडरेट्स सिर्फ आईएनसी के अंदर रहते हैं, और आईएनसी इतना कोई बड़ा काम कर भी नहीं पाती है। उस टाइम पे ये दो पर्सनालिटीज, बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, देख रहे थे कि भाई 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 की शुरुआत हो चुकी है, इंडियंस के ऊपर नकारात्मक असर हो रहा है। सो कुछ राजनीतिक चीज़ें करने की आवश्यकता है, क्योंकि अंग्रेज़ों से हमें कुछ डिमांड्स फुलफिल करवाने पड़ेंगे, वरना नकारात्मक असर वर्ल्ड वॉर का इंडिया के ऊपर पड़ रहा है। उस टाइम पे इन लोगों ने देखा कि भाई आईएनसी तो खराब हालत में। फिर इन लोगों ने सोचा कि हम अपना ही चीज़ शुरू करेंगे, दैट इज़ होम रूल मूवमेंट, जिसके अंदर हम जो है ना बात करेंगे सेल्फ गवर्नमेंट की। सेल्फ गवर्नमेंट मतलब क्या कि भाई तुम जो है ना, तुम्हारा ऊपर वाला बंदा दैट इज वाइसरॉय को ही रखो, बाकी इंडिया के अंदर जो भी देख रेख करना है ना वो इंडियंस ही देखेंगे। मतलब हम हमारे देश को स्व राज करेंगे, मतलब खुद ही राज करेंगे। सो सेल्फ गवर्नमेंट वाला एंगल इन लोगों ने इसके तहत प्रपोज किया। अब दो ब्रांचेस इन लोगों ने बनाए। बाल गंगाधर तिलक का ब्रांच शुरू हुआ 1916 में, और ये दोनों ब्रांचेस एकदम सिंक्रोनाइज में चलती थी। कोई ऐसा ये नहीं था कि भाई तुम अपना देखो मैं अपना देखूंगा, नहीं, वैसा कुछ नहीं है। सो बाल गंगाधर तिलक का 1916 में ये ब्रांच की शुरुआत हुई। इनका हेडक्वार्टर पूना था। इन्होंने इन एरियाज के ऊपर देखा। याद रखना, बॉम्बे को बाल गंगाधर तिलक ने नहीं देखा। बॉम्बे पे कौन देखता था? एनी बेसेंट। इनके टोटल 6 ब्रांचेस थे, और इनका लक्ष्य क्या था, ये परीक्षा में पूछा गया, याद रखना। इनका लक्ष्य है स्वराज, सेल्फ गवर्नमेंट विदाउट ओवरथ्रोइंग ब्रिटिश। ये यही चेंज करेंगे आपसे कि भाई बाल गंगाधर तिलक चाहते थे कि ओवरथ्रो कर दो ब्रिटिश को, नहीं, यहाँ पे ओवरथ्रो करने की बात नहीं हो रही। फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस एंड एजुकेशन इन वर्नाइकुलर्स, यहाँ पर एनी बेसेंट का कब शुरू हुआ? लगभग 4 महीने बाद, दैट इज सितंबर 1916 में। इनका कैपिटल कहाँ था? हेडक्वार्टर्स इज एट अदयार इन मद्रास। एंड इनके नियरली कितने ब्रांचेस थे? 200 ब्रांचेस। इस वाले ब्रांच में, बाल गंगाधर वाले ब्रांच में बहुत कम लोग, मतलब नेशनलिस्टिक जो लोग थे ना, पॉलिटिकल लेवल पे, दैट इज नेहरू एंड ऑल दोज पीपल, वो लोग कम यहाँ पे जुड़े, लेकिन ज़्यादा लेवल पे एनी बेसेंट के ब्रांच पे जुड़े। इनका डिमांड क्या था? सेल्फ गवर्नमेंट। बाल गंगाधर तिलक ने ही स्लोगन दिया था, होम रूल इज माई बर्थ राइट एंड आई शेल हैव इट, दैट इज स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाके रहूंगा। तो ये चीज़
बाल गंगाधर तिलक ने कही थी, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं कि इन लोगों ने अपने एक्टिविज्म को किस हिसाब से बढ़ाया। तो परीक्षा आपसे यही चीज़ पूछेगी कि भाई जो न्यूज़पेपर्स है, ठीक है, यहाँ पे इंटरचेंज कर देगी कि भाई फॉलोइंग बाल गंगाधर तिलक के उनको लोकमान्य तिलक भी बोला जाता था, क्योंकि लोग जो है ना उनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे, ठीक है, लोगों के वो बहुत प्रिय थे। अब यहाँ पर परीक्षा आपसे पूछ लेगा कि भाई फॉलोइंग स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है बाल गंगाधर तिलक पे। महारट्टा जो है वो मराठी पेपर है और केसरी जो है वो इंग्लिश पेपर है, ऐसा करके पूछ लेंगे इंटरचेंज करके। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ बोल देंगे गांधी जी का है, नहीं, यहाँ पे वो एनी बेसेंट का है, ठीक है। फिर इसके बाद रेवोल्यूशनरीज। अब रेवोल्यूशनरीज के ऊपर सवाल जो है ना बनता है यहाँ पे, लेकिन रेवोल्यूशनरीज पे सवाल क्या बनेगा, रेवोल्यूशनरीज पे सवाल ये बनेगा कि कौन से लोग कौन से एरिया के अंदर सक्रिय थे रेवोल्यूशनरी वाले लेवल पे, ठीक है। आपसे सवाल जो है जनरली उस कंटेक्स्ट में यहाँ पे बनने वाला है। ऑलराइट, सो रेवोल्यूशनरीज की जब अपने बात करें तो इसमें देखो कि रेवोल्यूशनरीज इन महाराष्ट्र, मतलब महाराष्ट्र के अंदर जो रेवोल्यूशनरी का फेज जो है ना उसकी शुरुआत आप कब से देख सकते हैं यहाँ पे, रेवोल्यूशनरीज इन पंजाब। अब यहाँ पर आपको क्या करना है ना, देखिए मैं हर एक चीज़ आपको ये नहीं समझाऊंगा कि क्या है, आपको ये चीज़ याद रखना है कि भाई वासुदेव बलवंत फड़के कहाँ के, महाराष्ट्र के हैं। इनका मेन एजेंडा क्या था, रामोशी पेजेंट मूवमेंट के साथ, ठीक है। तिलक साहब कब से थे, देन तिलक साहब ने क्या किया, शिवाजी, आपसे पूछ लिया जाएगा कि भाई शिवाजी और गणपति फेस्टिवल्स में रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी को किसने प्रमोट किया, सो इट वाज तिलक साहब। देन चापेकर ब्रदर्स ने क्या किया, ये सवाल आपसे पूछा गया है, ठीक है, कि किसको मारा गया था इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे। ऑलराइट, देन ये जो डिफरेंट रेवोल्यूशनरी एस्पेक्ट्स है ये आपसे सवाल पूछे जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली आई वुड लाइक टू हाईलाइट द केसेस, ठीक है, केसेस जो वेरियस कॉन्स्पिरेसी केसेस होते हैं ना, वो जैसे यहाँ पे नासिक कॉन्स्पिरेसी केस है जिसके तहत जो वीर दामोदर सावरकर हैं उनको लंदन से लाया गया था। इसके अलावा देर इज़ द अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस, देन मीरठ कॉन्स्पिरेसी केस। ये जो अलग अलग केसेस होते हैं ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे क्या कर लेंगे कि भाई कॉन्स्पिरेसी केसेस 4 यहाँ पे बोल देंगे, मैच द फॉलोइंग दे देंगे और ऐसे करके पूछ लेंगे। सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जो आपको करना है। फिर इसके बाद आपसे यहाँ से जो है ना रेवोल्यूशनरीज इन पंजाब में आपसे ये चीज़ पूछेंगे कि भाई मतलब जो अजीत सिंह साहब हैं, जो श्री भगत सिंह जी के अंकल थे, उन्होंने एक अंजुमन मोहसिन वतन, ये चीज़ आपसे बोल देंगे कि इसको भगत सिंह ने फाउंड किया था, नहीं, इसको अजीत सिंह साहब ने फाउंड किया था। तो ये याद रखना है, जिसका जर्नल था भारत माता। पंजाबी जो है किसका था, लाला लाजपत राय का। तो ये जो फैक्ट्स है ना गाइज ये आपको याद रखने हैं, इसका कोई किंतु परंतु नहीं है कि आप इसको साइडलाइन कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो इंडिया के रेवोल्यूशनरीज विदेशों से काम कर रहे थे, भारत के अंदर वो एक रेवोल्यूशन लाने की बात कर रहे थे, एग्जामिनेशन आपसे उनसे सवाल बनाएगा ही बनाएगा, ठीक है। आपको ये जो दो पन्ने हैं ना, ये दो पन्ने में से सवाल आप एक्सपेक्ट करके ही चलिए, क्योंकि अभी जस्ट अगर आपने लोकल लेवल पे देखे रहेंगे तो यहाँ पे गदर है, ठीक है, गदर पार्टी, ये यहाँ पर ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है कि वीकली न्यूज़पेपर गदर, ठीक है। यहाँ पर इसका जो लैंग्वेज था इट इज गोइंग टू बी उर्दू, ओके। सो योर एग्जामिनेशन कुड ऑल्सो आस्क यू द लैंग्वेज ऑफ दिस, ऑलराइट। इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो गदर पार्टी के अंदर कौन से लोग थे। अब यहाँ से आपसे पूछ लिया जाएगा कि भाई नीचे फॉलोइंग ऑप्शंस दे देंगे, बोल देंगे कि लाला हरदयाल वाज एसोसिएटेड विथ होम, ऑलराइट। आपसे पूछ लेंगे, ये लोकेशन दे देंगे और आपसे बोल देंगे कि ये लोकेशन कौन से पर्टिकुलर रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी से संबंधित है, या लोकेशन दे देंगे, बोल देंगे कौन सा रेवोल्यूशनरी वहां से एसोसिएटेड है, ऐसा करके। दैट इज फॉर एग्जांपल मैडम भीकाजी कामा, ठीक है, वो कौन से लोकेशन पे एसोसिएटेड थे, ओके। सो शी वाज इन द पर्टिकुलर फ्रेंच रीजन में, वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे एक्टिव थी, जर्मनी के अंदर वो बहुत ज़्यादा एक्टिव थी, लाइक दैट। सो ये आपको है ना याद रख लेना है। आई बिलीव कि ये जो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग है ना इसके ऊपर सवाल बनाया जा सकता है, क्योंकि बाकी सब पे सवाल बना दिया है, इसके ऊपर सवाल इतना ज़्यादा नहीं बनाया अभी तक। तो इसके ऊपर जो है ना सवाल बनाया जा सकता है, तो यू कैन वेरी वेल डू दैट। अब ये जो यहाँ से जो आप देख रहे हैं ना आपके इसके ऊपर वीडियो के अंदर, तो यर व्हाट डू वी अंडरस्टैंड इज गांधी जी का अराइवल। अब मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो स्टेट पीसीएस होते हैं वो लोग ये जो है ना महीना भी पूछ लेते हैं कि भाई कौन से महीने में गांधी जी अराइव हुए थे। कहाँ से अराइव हुए थे, साउथ अफ्रीका से अराइव हुए थे। साउथ अफ्रीका में गांधी जी कब से थे, 1993 से वो साउथ अफ्रीका में थे, टिल द सॉरी 93 बोल रहा हूँ, 1883 से 1893 से 1893 से वो साउथ अफ्रीका में थे टिल द टाइम पीरियड ऑफ 20 ओके, नॉट 2014,
ठीक है, 1893 से लेके वो 1914 तक थे। ऑलराइट, सो ये टाइम पीरियड है उनका वहाँ पे रहने का। अब इस टाइम पीरियड पे गांधी जी ने साउथ अफ्रीका के अंदर बहुत काम किए, एंड देन वहाँ पे सक्सेस हासिल करने के बाद वो भारत आते हैं। भारत क्यों आते हैं? क्योंकि गोपाल कृष्ण गोखले साहब ने एक पत्र लिखा होता है गांधी जी को कि भाई आपने जो साउथ अफ्रीका में करिश्मा किया है ना, उसको भारत में भी करिए, क्योंकि भारत के अंदर भी अंग्रेज जो है उस हिसाब से भारत के अंदर भी अत्याचार वगैरह ही कर रहे हैं, तो आप आइए यहाँ पे। तो गांधी जी फिर भारत आते हैं। जब गांधी जी भारत आते हैं तो कब आते हैं? जनवरी 1915 में आते हैं। शुरुआत में आते ही गांधी जी क्या कोई भी पार्टी को ज्वाइन करते? क्या कोई भी पार्टी को ज्वाइन नहीं करते। कहते हैं कि मैं जो हूँ ना, मैं पहले 1-2 साल देखूंगा कि भाई भारत के अंदर स्थिति क्या है, लोग कितने पॉलिटिकली एजुकेटेड है, क्या कर सकते हैं लोग, क्षमता क्या है लोगों की, फिर जाके मैं कुछ करूंगा। तो पहले ही जैसे वो आ जाते हैं, वो फिर बोलते हैं कि भाई मैं घर कहाँ रहूं। तो भारत आते ही क्या होता है कि वो अपना सबसे पहला घर जो है ना उसको बनाते हैं कोचारब आश्रम को। याद रखना ये कोचारब आश्रम में अपने कुछ फॉलोअर्स के साथ जब ये रह रहे थे, ठीक है, जिसको कोचारब बंगलो भी कहा जाता है, उसके बाद फिर इन्होंने डिसाइड किया कि ये जो है ना अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे पे एक साबरमती आश्रम बनाएंगे। ठीक है, फिर जाके ये साबरमती में रहने लग गए। तो ये चीज याद रखना। तो सबसे पहला घर जो है इनका होता है कोचारब, फिर 1916 में इन्होंने साबरमती बनाया। ठीक है, साबरमती आश्रम। अब उसी टाइम पीरियड पे 1916 में आपको पता रहेगा लखनऊ पैक्ट साइन हुआ था और होम रूल लीग अभी जस्ट हम बात कर चुके हैं। देन गांधी जी जैसे ही भारत आते हैं, गांधी जी 3 मेजर सत्याग्रह करते हैं। वन इज गोइंग टू बी द चंपारण सत्याग्रह, देन देर इज गोइंग टू बी द खेड़ा सत्याग्रह, एंड देन द अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ठीक है, ये जो पॉइंट होता है, ठीक है, यहाँ पे देखिए गांधी जी के बारे में जो डिटेल्स है ना, वो मैंने इसी डॉक्यूमेंट के अंदर अटैच भी किया हुआ है, गांधी जी के मेजर डिटेल्स, कि भाई गांधी जी ने कौन से बुक्स पढ़े थे। ठीक है, यहाँ पे एग्जामिनेशन आपसे पूछ लेगा कि गांधी जी ने किसको ट्रांसलेट किया था, तो याद रखिएगा जॉन रस्किन के अनटू द लास्ट को ट्रांसलेट किया था इन्होंने गुजराती भाषा के अंदर। ऑलराइट, सो ये एक चीज रहेगा। अब इससे बस आप एक बार गो थ्रू कर लेना। चंपारण सत्याग्रह जब हुआ, पूछ लिया जाएगा कि गांधी जी को किस किस ने अकंपनी किया था। बाकी सब चीज सबको पता है कि भाई चंपारण सत्याग्रह क्यों किया गया, कौन आया था, पंडित राजकुमार शुक्ला आए थे। कहाँ से थे? ये बिहार से थे, चंपारण जिला से थे। लेकिन गांधी जी को कौन से लोगों ने अकंपनी किया था, ये याद रखना। अब चंपारण सत्याग्रह को क्या कहा जाता है? सबसे पहला गांधी जी का सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन इंडिया। याद रखना ये चीज, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन इंडिया। इसके बाद गांधी जी ने क्या किया? अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, क्योंकि वहां के जो मिल ओनर्स थे, जब उन्होंने प्लेग बोनस को हटा दिया, वर्कर्स लेबरर्स ने 50% का हाइक मांगा, मतलब बढ़ोतरी मांगा अपने वेजेस के, अपने सैलरी के अंदर। लेकिन यहाँ पर गांधी जी ने इनको कहा कि नहीं भाई, तुम इतना नहीं, 50 नहीं, तुम 35% मांगो। और जब मिल ओनर्स मना कर रहे थे तो इन्होंने हंगर स्ट्राइक किया, और गांधी जी ने भी अपना सबसे पहला भूख हड़ताल किया, हंगर स्ट्राइक टिल डेथ। फिर फाइनली मिल ओनर्स मार गए, और जो मिल ओनर्स थे वो लोग 35% पे मान गए, तो गांधी जी से ये हो गए। देन दिस वाज द फर्स्ट हंगर स्ट्राइक। ठीक है, फिर खेड़ा सत्याग्रह हुआ जहां पर क्रॉप्स फेल हो गए, लेकिन येट ब्रिटिश सरकार लोगों से, किसानों से उनके टैक्स वसूल रही थी। उस टाइम पे यहाँ पे गांधी जी ने क्या किया था? ही इज गोइंग टू डू द सबसे पहला नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ठीक है, याद रखना चंपारण में फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस है, ये जो है फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन है। अब जब पहला नॉन कोऑपरेशन किया गया तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पीरियड पे सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे लोग भी वहीं पे थे। उन लोगों ने देखा कि गांधी जी कैसे यहाँ पे जीत गए, और जब गांधी जी जीत गए तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पीरियड पे वो लोग भी गांधी जी से जुड़ गए। अब उसी टाइम पीरियड पे 1918 के अंदर वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ था, एंड देन इंडियंस के अंदर जब नेशनलिज्म बढ़ रहा था, इंडियंस के अंदर जब एकता बढ़ रहा था, अंग्रेजों ने बोला कि नहीं भाई, इंडियंस को रोकना पड़ेगा। और उनको रोकने के लिए इंडियंस के अंदर की ये जो जागरूकता है, सवाल पूछने की जो जुनून है अंग्रेजों से, उसको कम करने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया? एक नया कानून पास किया, और वो नया कानून था द राउलाट एक्ट। ठीक है, राउलाट एक्ट को एक और नाम से जाना जाता था, दैट इज द एनार्कियल क्राइम्स एक्ट। ठीक है, तो ये भी चीज याद रखना। ये देखिए, एनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट, आपसे यही चीज पूछ लेगा राउलाट एक्ट को क्या बोला जाता था। जैसे कहा जाता है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 था ना, ठीक है, 1858, रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद इसको क्या कहा जाता था? एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट इन इंडिया। एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट इन इंडिया। वैसे ही ये चीज भी पूछ लिया जाएगा। अब इसमें क्या किया गया था, किसके वजह से ये आया था? सर सिडनी रावलाट की वजह से आया था, जिसके तहत कहा गया था कि भाई लोगों को जो है ना,
बगैर कोर्ट में प्रेजेंट किए उनको प्रिवेंटिव डिटेंशन में डाला जा सकता है 1 साल के ऊपर के टाइम पीरियड के लिए। एंड इसके विरोध में फिर गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी ने यहाँ पर रावलाट सत्याग्रह की शुरुआत करी। लेकिन जैसे ही रावलाट सत्याग्रह की शुरुआत करी उसी टाइम पीरियड पे क्या हो जाता है कि जलियांवाला बाग मैसेकर हो जाता है। अब जलियांवाला बाग मैसेकर जैसे ही होगा, ठीक है, अब ये चीज याद रखना, ठीक है, यहाँ पर मैंने गांधी जी के तरीके भी बोले हुए हैं। अगर एग्जामिनेशन आपसे एनालिटिकल एंड लॉजिकल सवाल पूछना चाहता है तो वो इधर से ही पूछेगा कि गांधी जी ने रावलाट सत्याग्रह में क्या क्या स्टेप्स को अपनाए थे, कैसे कैसे चीज़ों को यहाँ पर इन्होंने किया था, ठीक है। अब जलियांवाला बाग मैसेकर हो गया, तो जलियांवाला बाग मैसेकर के टाइम पीरियड पे ये एक स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई कौन से ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपना नाइटहुड को रिनाउंस कर दिया था, तो दैट इज गोइंग टू बी श्री रविंद्रनाथ टैगोर। ऑलराइट, अब ये याद रखना कि मिस्टर अय्यर, ठीक है, मिस्टर अय्यर ने भी नाइटहुड रिनाउंस किया था अपना, लेकिन वो उन्होंने कब किया, जब एनी बेसेंट को गिरफ्तार किया गया था तब, ठीक है। जलियांवाला बाग के टाइम पीरियड पे नहीं किया गया था, ये याद रखना, एनी बेसेंट वाले टाइम पीरियड पे किया गया था। ओके, सो दिस इज समथिंग जो आपको याद रखना है। बाकी मैंने यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशंस दिए हुए हैं, तो आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं। देन फिर उसके बाद गवर्नर जनरल्स एंड वाइसरॉयज का जो जो उन लोगों ने काम किया ये मैंने दिया हुआ है, तो ये भी आप गो थ्रू कर सकते हैं। फिर उसके बाद ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी देयर, बट कमिंग बैक टू दिस पॉइंट, ठीक है। सो यहाँ तक हो जाता है अपना क्या, जलियांवाला बाग मैसेकर। अब जलियांवाला बाग मैसेकर के बाद 3 मेजर एक्टिविटीज होती हैं जो भारत को आज़ादी की तरफ लेके जाती हैं। सबसे पहला होता है आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक है, जो कि होता है 1920 से लेके वो होगा टिल 1922, ठीक है, 1922 तक रहेगा। फिर इसके बाद आता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जो होता है आपका 1930 से लेके 1934 तक। एंड फिर होता है आपका द क्विट इंडिया मूवमेंट, जो आपका शुरू होता है 1942 से लेके 1945 तक, ठीक है। तो ये 3 मेजर इवेंट्स होते हैं। अब इन्हीं 3 मेजर इवेंट्स के समय पे कुछ और घटनाएं भी घटित हो रही हैं, तो ये चीज आपको याद रखना है नाउ, ठीक है। नाउ सो दिस इज व्हाट समथिंग दैट आई बिलीव कि ये वाला एक पॉइंट रहेगा। ऑल राइट, सो फिर जो नॉन कोऑपरेशन है ना, नॉन कोऑपरेशन से विल टेक इट अप इन द नेक्स्ट सेशन, ठीक है। नॉन कोऑपरेशन को अपने अगले सेशन में ले लेंगे। अभी के लिए अपने सेशन को इतना ही रखते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। अगला जो सेशन है लगभग 1 घंटे का ही होगा, ठीक है। सो विल रैप इट अप इन दैट, ऑलराइट। सो 1 घंटे के अंदर पूरा हो जाएगा बाकी का नॉन कोऑपरेशन, जो जो इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए वो सब खत्म कर देंगे, ठीक है। सो इस सेशन के लिए इतना ही रखेंगे। थैंक यू एवरीवन, धन्यवाद एंड जय हिंद। ऑल द बेस्ट एवरीवन फॉर योर एग्जामिनेशंस। टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद।